हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है नितिन और स्वागत है आप सभी का ऑल अबाउट मैथमेटिक्स के ऊपर। तो बच्चों, योद्धा प्रो सीरीज के अंदर आज हम जिस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं वो है डिटर्मिनेंट्स। अब इससे पहले हम मैट्रिसेस बच्चे कर चुके हैं और मैं उस वीडियो में मैंने आपको बताया था और इस वीडियो में भी बता रहा हूँ कि दोनों चैप्टर सबसे ईजीएस्ट हैं और इसमें से आपको 10 से लेके 12 क्वेश्चन सीयूईटी में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। मतलब 50 से लेके 60 मार्क्स की तैयारी जो है वो हम कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा बच्चे कि आप हमारी जो मैट्रिक्स देखो, योद्धा प्रो सीरीज के अंदर हम 3 चैप्टर कर चुके हैं, रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिसेस, और डिटर्मिनेंट हमारा चौथा चैप्टर है। मतलब यार, अगर आप इस तरह से करते जाओगे स्टेप बाय स्टेप, ट्रस्ट मी, आपको मैथ्स में 250 आउट ऑफ 250 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो बिना किसी देरी के एक अच्छे और पॉजिटिव मन से जो है बच्चे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले है, देखो डिटर्मिनेंट होता क्या है। ये जस्ट डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स वी कैन एसोसिएट अ नंबर इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट जो होता है वो बेसिकली क्या होता है कि हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर हम एक नंबर एसोसिएट कर पाएं तो उसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि डिटर्मिनेंट हमेशा हम स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं। ऐसा ना हो कि पेपर में ऐसा क्वेश्चन आए कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बता दो, तो वहां पर उसका आंसर आएगा कि ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर हम डिटर्मिनेंट की बात करें, जैसे देखो, अगर यहां पर मैं वो बात क्लियर करना चाहता हूं, चलो पहले मैं ये समझा दूं आपको। देखो, इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर कितना 2 क्रॉस 2। इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करा, 1 4 ज़ा 4, माइनस, बीच में माइनस होता है, 3 2 ज़ा 6, तो इसका आंसर आएगा -2। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका ऑर्डर है, यहां पर इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें जैसे यहाँ से स्टार्ट, देखो इसको हम वैसे बहुत तरीकों से एक्सपेंड कर सकते हैं, रो 1 से, रो 2 से, रो 3 से, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 से। बस प्रेफरेबली हम प्रेफर करते हैं कि रो 1 से ही इसको एक्सपेंड कर दें। तो ये इस तरह से, मान लो मैंने 1 लिखा है तो 1 है ना, तो 1 वाली रो और 1 वाली कॉलम को छोड़ दो तो मेरा कितना बच गया, 5 6 8 9, इस तरह से लिखना है। ठीक है, सेम तरीके से नेक्स्ट है जी हमारा, यहाँ पर ये याद रखना, यहाँ पर माइनस आता है, यहाँ माइनस है, यहाँ पर फॉर्मूले में माइनस है। ठीक है, -2। अब इस वाली रो, इस कॉलम को छोड़ दो तो 4 7 6 9 वो मैंने लिखा है। और सेम वे से लास्ट में 3 आ गया, 3 को छोड़ दो, 3 रो 3 कॉलम को, 4 5 7 8, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। और बाद में हमारा वही वाला काम है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 9 ज़ा 45, 8 6 ज़ा 48, -2, 4 9 36 -42, प्लस 4 8 ज़ा 32, -7 5 ज़ा 35। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया। ये बाय चांस की बात है कि 0 आया, या किसी भी तरह से कोई भी वैल्यू जो है वो आ सकती है, प्लस माइनस फ्रैक्शन में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे आपको बात समझानी है। मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहूँ, यस, यहाँ पर देखो, यहाँ पर बहुत बार क्या होता है कि हम ना मुश्किल चीज़ें सीख लेते हैं, कई बार हम इजी चीज़ें छोड़ देते हैं। अगर सपोज पेपर में आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करो 2 का, अब आपने 3 क्रॉस 3 का सीखा हुआ है, 2 क्रॉस 2 का सीखा हुआ है, 1 क्रॉस 1 का हमें पता ही नहीं है, तो ये मैं बता दूं इसका डायरेक्टली आंसर कितना होगा, 2 होगा। तो ये याद रखना है प्लीज़। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि हमने मैट्रिसेस में सीखा था ये कितना होता है, A11, A12, A13। ठीक है, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये मकी एलिमेंट्स के मकी वो होती है, नंबरिंग होती है कि एलिमेंट इस तरह से पढ़े हैं। ठीक है, तो मैंने जैसा कि बताया कि डिटर्मिनेंट को किसी भी तरह से हम एक्सपैंड कर सकते हैं। सपोज अगर मैं यहीं अगले पेज पे लिखूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर मुझे इसको सेकंड रो से बाय चांस एक्सपैंड करना है, ठीक है, सपोज मैं वैसे समझा रहा हूँ आपको पता है ये कितना है, A21, A22, A23, तो आपको ये देखना है। देखो यहाँ पर क्या था, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये 1 और 1 कितना होता है, 2, ये इवन है। 1 और 2 कितना होता है, 3, ये ऑड है। 1 और 3 कितना होता है, इवन, ये इवन, मतलब 1 और 3 इवन होता है तो प्लस आएगा। तो सेम यहाँ पर ये कितना है, 2 1, ये ऑड है तो इसके आगे माइनस आएगा, यहाँ पर हम -4 लिखेंगे। उसके बाद ये वाले छोड़ के मतलब कि 2 3 और 8 9 को लिखेंगे। सेम वे से ये प्लस है तो यहाँ पर प्लस आएगा, क्योंकि A22 इवन है, यहाँ +5, तो 5 वाली रो और 5 वाली कॉलम को छोड़ दो यार, तो कितना आएगा, 1739, और लास्ट में 6 है तो इसके 2 3 है, ये ऑड बन रहा है तो -6। तो इस तरह से हम कोई भी डिटर्मिनेंट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इतना मुश्किल नहीं है, बस इसमें हमें अपनी स्पीड जो है वो बढ़ानी है कि हमारी एक्यूरेसी भी हो और हमारी स्पीड भी हो।
नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब यहां पर देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है ऑब्वियसली पता है, बहुत सारे फॉर्मुलास पता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, सब कुछ करा हुआ है। बट अगर बाय चांस आपको वर्सेस गिवन हो इस तरह से x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल विद द हेल्प ऑफ हम डिटर्मिनेंट जो है वो निकाल सकते हैं। मैंने सारी वर्सेस को यहां पर लिख लिया, x1 y1 x2 y2 x3 y3, यहाँ पर 1 1 1 और आगे 1/2। जब भी हम इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करेंगे तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पर आपके कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं जो मैंने लिखा हुआ है, पॉइंट्स टू बी नोटेड। अब आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है, तो एरिया तो नेगेटिव नहीं होता। तो यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि डिटर्मिनेंट में जो भी आंसर आएगा, एरिया का आंसर हमेशा क्या आएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब पॉजिटिव वैल्यू को हम यहाँ पर रखेंगे। इसलिए मैंने ये 3 चीजें लिखी हैं। एरिया शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब एरिया जो है पॉजिटिव होना चाहिए, मैंने को बता दिया। नेक्स्ट, इफ एरिया इज गिवन एंड हैव टू फाइंड वर्सेस देन कंसिडर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट। बहुत बार क्या होता है कि पेपर में आपको ये बताया होगा कि इसकी जो वर्सेस हैं वो इस तरह से है, मान लो 1, 2, 3, 4 एंड k, 0, और इसका एरिया जो है वो मान लो 8 गिवन है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 1/2 1 2 3 4 k, 0 1 1 1। ठीक है, हम इसका एरिया लिखेंगे, मान लो 4 दिया हुआ है, हम लिखेंगे इज इक्वल टू 4। ये गलत है बच्चे, ये गलत है, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट का, देखो एरिया का आंसर 4 है बट डिटर्मिनेंट का आंसर तो प्लस माइनस भी हो सकता है, तो इसलिए यहां पर हम लिखेंगे +-4। ये प्लीज, ये बहुत बड़ी गलती आपसे हो सकती है पेपर में, क्वेश्चन बहुत इजी होगा, तो इसलिए ध्यान रखना है कि जब भी वर्सेस फाइंड करनी हो और जो एरिया की वैल्यू दी हुई है वो प्लस माइनस हम दोनों लिखेंगे। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0 देन द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ऑब्वियसली बात है, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है मतलब वहां पर ट्रायंगल बनी नहीं है, तो पॉइंट्स क्या होंगे, सभी पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर, मतलब वो एक ही लाइन पर होंगे। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट हमें बात करनी है बच्चे माइनस एंड कोफैक्टर। फिर से ये एज अ टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन आपको बहुत सारे आ सकते हैं। जैसे सपोज यहां मैंने बात की हुई है माइनर, अगर मुझे 8 का माइनर फाइंड करना है, तो 8 का माइनर कैसे फाइंड होगा, इसको और ये वाली कॉलम को छोड़ दो, तो 1 4 3 6, तो कितना आंसर आ गया, -6। तो ये इसका बच्चे माइनर है। ठीक है, को फैक्टर अगर मुझे 8 का फाइंड करना है तो सेम प्रोसीजर, ध्यान से देखो 1 3 4 6, कितना आंसर आया, -6। बट यहां पर मैंने कुछ आगे लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है, ये वही है जो मैंने आपको डिटर्मिनेंट करते हुए समझाया था कि ये कौन सा 8 कौन सा एलिमेंट है, ये है 3rd रो और 2nd कॉलम, 3 2, ये इवन ऑड बना, ऑड का मतलब है क्या है, माइनस। इसके बच्चे आगे क्या आएगा, जैसे इसका आंसर -6 था, इसके आगे एक माइनस आएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा, 6। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, को फैक्टर आपको निकालने आने चाहिए प्लीज। ठीक है, और को फैक्टर को एक बात बता दूं, को फैक्टर को हम हमेशा कैपिटल से डिनोट करते हैं। देखो माइनर को वो कुछ भी बोल सकते हैं, एम बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, बट ए का मतलब क्या होता है, वैसे जनरली वो को फैक्टर से ही होते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं लिखूं A23, इसका मतलब ये है को फैक्टर ऑफ 2nd रो 3rd कॉलम, मतलब 2nd रो 3rd 6 का को फैक्टर हमें फाइंड करना है, इसका मतलब ये होता है। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, देखो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हम कैसे निकालते हैं, इसको यूजली हम ऐसे लिखते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। हम बेसिकली क्या करते हैं, हम सभी एलिमेंट्स के को फैक्टर्स फाइंड करते हैं और उसका ट्रांसपोज कर देते हैं। देखो यहां पर जैसे अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करूं, सपोज इसका नाम ए है, सपोज इसका नाम बच्चे ए है, तो मैं क्या करूंगा, इसका कोफैक्टर निकालूंगा, फिर इसका, इस तरह से मेरे पास कितने कोफैक्टर्स आएंगे, 9। तो मैं एक मैट्रिक्स लिखूंगा जिसमें मैं सभी कोफैक्टर्स यहां पर लिख दूंगा, उसके बाद उसका मैं ट्रांसपोज कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये बेसिक प्रोसीजर आपको क्लियर होने चाहिए। उसके बाद है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है, जिसका डिटर्मिनेंट कितना होता है, 0। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है, जिसका डिटर्मिनेंट कितना होता है, 0 नहीं होता। ये भी बहुत बार पेपर्स में, मतलब क्वेश्चंस में जो है वो यूज होगा। अब देखो मैट्रिक्स मेथड जो है अभी ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है, बोर्ड्स करके आए हो, 12th बोर्ड्स करके आए हो, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसमें, 5 नंबर में। अब यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है एमसीक्यूज आपको आने वाले हैं, बट इसका कंसेप्ट जो है काफी यूज हो सकता है, और ये नया सेक्शन है। ठीक है, ध्यान से देखना, हम मैट्रिक्स मेथड में यही करते हैं, AX इज इक्वल टू B। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया तो हम क्या बोलते हैं कि सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट है और उसका 1 सोल्यूशन होता है। हम डायरेक्टली यहीं से बता सकते हैं कि अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया तो इनवर्स, ऑब्वियसली बात है बच्चे, इसका आंसर हम कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं A इनवर्स B, इस तरह से। ये ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि कहीं पेपर में ऐसा लिखा हो, ये गलत है बच्चे, ध्यान रखना। B A इनवर्स नहीं हो सकता, हमेशा A इनवर्स B होगा। ठीक है,
इसके पीछे लॉजिक मैंने आपको समझाया हुआ है कि इसका जो ऑर्डर मैच नहीं करेगा, आपस में मल्टीप्लाई ये नहीं होंगे। तो ए इनवर्स बी है, तो ए इनवर्स कभी देखो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट। अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, मतलब वहां पर कंसिस्टेंट सिस्टम है, वन सोल्यूशन है, ये बात का ध्यान रखोगे। और अगर बाय चांस बच्चे डिटर्मिनेंट 0 आ गया और यहाँ पर जो आपकी बुक में गिवन है, अभी तक जो आपके नोट्स में या बुक्स में गिवन है वो यही गिवन होता है कि अगर डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 आ गया तो ऑब्वियस सी बात है ए इनवर्स तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपकी बुक में ये लिखा हुआ है एडजॉइंट ए हम निकालेंगे, उसको बी से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर वो 0 के बराबर नहीं आया तो वो इनकंसिस्टेंट है, इसका नो सोल्यूशन। आपकी बुक में इतना ही है, बट रिसेंटली बोर्ड्स में भी ये क्वेश्चन आया था और सीयूटी में भी आ सकता है कि ये न्यू अपडेट मैंने, अगर देखो यहाँ पर दो चीजें हैं, अगर 0 के बराबर नहीं है तो सिस्टम कंसिस्टेंट है, अगर 0 के बराबर है तो इनवर्स तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम ये चीज करेंगे, हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ए इंटू बी। अगर वो 0 के बराबर नहीं आया तो हम बोलेंगे नो सोल्यूशन, अगर वो भी 0 के बराबर आ गया तो हम बोलेंगे कि वो सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है, मतलब यहाँ पर इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन भी हो सकते हैं, नो सोल्यूशन भी हो सकता है। तो प्लीज इस ऑप्शन को ध्यान में रखोगे। ऑब्वियसली आपको कैलकुलेट करना नहीं आएगा, बट आपको पूछेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ऐसे कुछ ऑप्शन दी होंगी, अगर आपको पता होगा तो आप ट्रू और फॉल्स कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बच्चे मैंने कुछ काम की बातें लिखी हैं जो आपको बोर्ड्स में भी काम आई थी, जिन्होंने मेरे से पढ़ा है, और ट्रस्ट मी सीयूटी में भी काम आने वाली है। और सीयूटी का स्पेशल सेक्शन मत भूलना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बात का ध्यान रखना, ये सबसे पहला रिजल्ट है कि अगर के कोई स्केलर है और के ए का डिटर्मिनेंट है तो के जो है वो हमेशा बाहर निकालना है। वो कितनी पावर में बाहर निकलेगा, जितना ए का ऑर्डर है। जैसे अगर पेपर में मैं समझाना चाहूँ आपको, ए का ऑर्डर है 3x3, ठीक है, तो 3a में से ऐसा करो 4a में से 4a का अगर मैं डिटर्मिनेंट करूं कितने 4 बाहर आएंगे, तो a का ऑर्डर है 3 तो 4 की पावर 3 बाहर आएगी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, a ट्रांसपोज और a के डिटर्मिनेंट में a और a ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट कोई फर्क नहीं होता। अगर मैं किसी भी रो को या कॉलम को उसी के कोफैक्टर्स या रो से मल्टीप्लाई, कोफैक्टर्स ऑफ रोज और कॉलम से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमें हमेशा डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलती है। मतलब अगर मैं बात करूं, मैं A12, ये पहली रो है, सेकंड पहला रो है, सॉरी पहली रो है, पहली कॉलम, अगर मैं इसी को इसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं A12, इसको मैं इसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं A13, इसको मैं इसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट। इसका मतलब ये है। और सेम वे से अगर मैं कोई भी रो को या कॉलम को किसी और रो के सेकंड रो फर्स्ट कॉलम A12, फर्स्ट रो की बात कर रहा हूं मैं, सेकंड रो के मैं कोफैक्टर से, देखो ये फर्स्ट रो मैंने लिखी है A11, A12, A13, मैं सेकंड रो के कोफैक्टर से उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरे पास आंसर हमेशा कितना आएगा, 0। ये डायरेक्टली पेपर में MCQs आते हैं। ठीक है, अब देखो A इंटू एडजॉइंट ए, ये कितना होता है, A डिटर्मिनेंट इंटू आई। ये सारे फॉर्मूलास आपको काम आएंगे, आपको दिखाऊंगा। अगर A का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, B का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, तो AB और BA का डिटर्मिनेंट भी 0 नहीं हो सकता। AB का डिटर्मिनेंट जो होता है वो A डिटर्मिनेंट इंटू B अलग अलग करके मैं लिख सकता हूँ। एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट जो होता है वो A डिटर्मिनेंट की पावर n-1 होता है। n क्या होता है, उसका ऑर्डर। A इनवर्स का डिटर्मिनेंट, इसको ऐसा समझ सकते हो कि A इनवर्स का डिटर्मिनेंट कितना होता है, 1/A डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट देखो A n का डिटर्मिनेंट और A डिटर्मिनेंट की पावर n, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो सेम है। ट्रस्ट मी, ये बोर्ड में आपको बहुत काम आई थी और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा काम आएंगी, क्योंकि जो डिटर्मिनेंट है वो प्योरली फॉर्मूला बेस्ड है। ये सारे फॉर्मूलास आपको कोई ना कोई क्वेश्चन दिखेगा। अब स्पेशल सेक्शन की तरफ चलते हैं जो मैंने CUT 2026 के लिए बनाया। सबसे पहले तो बच्चे, अगर बाय चांस आपको देखो, अभी सी बताया CUT में स्पीड मैटर करती है। यहाँ पर अगर A डिटर्मिनेंट दिया हुआ, A मैट्रिक्स दिया हुआ 2x2 और मुझे इसका एडजॉइंट A फाइंड करना, अगर 3x3 आएगा तो बहुत बड़ा है, कोफैक्टर सभी निकालने पड़ेंगे। बट अगर 2x2 आ गया तो करना कुछ नहीं है, या ग्रीन में लिखा हुआ इंटरचेंज और इनका साइन चेंज। तो मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ पर क्या करा बच्चे, मैंने देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, इंटरचेंज, यहाँ पर क्या लिखा D, यहाँ पर लिखा A, यहाँ पर क्या लिखा, चेंज साइन, इसका -B, इसका -C, तो डायरेक्टली एडजॉइंट A आ गया, मुझे कुछ भी नहीं करना, ये शॉर्टकट है। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाले फॉर्मूलाज जो बोर्ड में नहीं है बट मैंने आपके लिए लिख रखे हैं, इसमें से बहुत से क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं।
एडजॉइंट ए बी कितना होता है, एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए, याद रखना। और सेम वे से अगर ये फॉर्मूला है तो इससे ये फॉर्मूला भी डिराइव हो गया कि एडजॉइंट ए बी का डिटर्मिनेंट कितना होगा, इसका डिटर्मिनेंट इंटू इसका डिटर्मिनेंट, ये याद रखोगे। एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट कितना होता है, ए डिटर्मिनेंट की पावर n-1 का स्क्वायर। अगर किसी को लगता है कि मुझे डेरिवेशन भी करनी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर। ए एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए कितना होता है, ए डिटर्मिनेंट की पावर n-2 इंटू ए। प्लीज याद रखोगे, ये सभी फॉर्म, ये डिटर्मिनेंट की बात हो रही है यहाँ पर सिर्फ डायरेक्टली फॉर्मूला की बात हो रही है। दोनों चीज़ें जो हैं ये बच्चे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप ये बच्चे आपको क्लियर है। अब देखो इसके बाद हमें, देखो हमारा इसमें 10-15 मिनट लगे हैं हमें, अब हमें क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चंस का लेवल देखना आप बच्चे। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू में फाइंड करनी है। तो ये बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। sin 10 cos 80 माइनस माइनस प्लस cos 10 sin 80। तो हमें पता है कि ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है sin a प्लस बी का, sin a cos b प्लस cos a sin b। ये बन गया sin 90 और sin 90 कितना होता है 1। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे इंप्रूव होता जाएगा। अब ये देखो क्वेश्चन आ गया, ऑब्वियसली बात है, इस आइटा को आप जानते हो। आइटा क्या होता है बच्चे, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको मल्टीप्लाई करते हैं a प्लस आइटा b इंटू, ये सभी क्वेश्चन वो हैं जो आपका टाइम वेस्ट करना चाहते हैं बेसिकली, ठीक है। माइनस सी प्लस आइटा डी इंटू माइनस सी प्लस आइटा डी। कैसे करना है इसको, तो ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मैं यहाँ पर भी फॉर्मूला ऐसे लगा सकता हूँ, अगर मैं इसमें माइनस कॉमन ले लूँ तो सी प्लस आइटा डी ऐसे ही लिख लो। इसमें से अगर माइनस कॉमन लूँगा तो कितना आएगा, माइनस सी माइनस आइटा डी। ये माइनस जो है वो यहाँ पर कर देंगे हम, तो ये माइनस जो मैंने यहाँ पर कर दिया, तो ये बेसिकली कितना बन गया, सी माइनस आइटा डी। ये बना ए स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर बी स्क्वायर। सेम वे से ये बना सी स्क्वायर आइटा स्क्वायर डी स्क्वायर। अब आइटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बन गया सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब देखो कौन सी ऑप्शन मैच कर रही है, आई थिंक ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है जी, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। अब इसमें दो चीजें यूज हो रही हैं। आपको मैंने बताया था अगर ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मैंने मैट्रिसेस वाली वीडियो में बताया था, इसलिए बोल रहा हूँ कोई भी वीडियो मिस मत करो बच्चे। मैंने CUT पर बहुत काम किया। ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो विच इम्प्लाइज AN इज आल्सो स्क्यू सिमेट्रिक। क्यों, मैंने क्या सिखाया था, क्योंकि एज n इज ऑड, अगर n ऑड होगा तो वो स्क्यू सिमेट्रिक ही होगा, अगर n इवन होगा तो वो सिमेट्रिक होगा। ये मैट्रिक्स वाली वीडियो में आपको बता चुका हूं। अब उन्होंने पूछा है देन डिटर्मिनेंट, देखो कौन सी चीज जो है, ऑब्वियसली बात है ए का डिटर्मिनेंट बच्चे कितना होगा, V0, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना होता है बच्चे, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी डिटर्मिनेंट हमें फाइंड करना है। तो इंडिपेंडेंट, वैसे NCERT क्वेश्चन है बट देखो कहां पर पूछा गया है, CUT 2023 में, ठीक है। डिटर्मिनेंट जल्दी जल्दी फाइंड करते हैं। x कितना आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर -1 माइनस के साइन थीटा, नेक्स्ट माइनस एक्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, आगे कितना आएगा, माइनस के साइन थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा। तो इसमें आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों होनी चाहिए। कितना बना, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, ये बन गया प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पर माइनस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस एक्स स्क्वायर कॉस थीटा, भाई प्लस एक्स स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। अब ये आपस में कट गया बच्चे, ठीक है, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, तो यहाँ पर बेसिकली एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, एक्स ओनली आएगा, ठीक है, ये गलती है मेरी, ठीक है। यहाँ पर देखो, इसको ध्यान से देखो, इसमें से इन दोनों में से एक्स जो है वो कॉमन आ सकता है, अंदर आएगा साइन स्क्वायर थीटा। देखो अब बहुत से बच्चे ना ये बोलना कि सर ये तो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, इतना टाइम, हम देखो शॉर्ट ट्रिक्स बता दो। देखो बच्चे ऑब्वियसली मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूँ, बट यहाँ पर क्योंकि मुझे आपको पढ़ाना है तो वो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। बट पेपर में ऑब्वियसली बात आपको पता है कि एक्स साइन स्क्वायर थीटा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो 1 आएगा। अगर मैं इसमें से एक्स कॉमन लूंगा, मुझे वहाँ पर पेपर में ये स्टेप्स करने की नीड नहीं है, तो खुद ब खुद टाइम आपका सेव हो जाएगा। मेनली आप बेसिक्स पर काम करो अपने।
ये आपको पता है ये 1 होगा, तो ये आपस में कट गया, तो कितना आंसर आया -x³। अब आंसर देख लो, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा ओनली, इंडिपेंडेंट ऑफ x ओनली, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा एंड x, इंडिपेंडेंट ऑफ x बट नॉट थीटा। तो यहाँ पर बेसिकली ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा आ रहा है ओनली, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है जी, इस तरह से हमें क्वेश्चन करने हैं। आई होप ये आपको क्लियर है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा 5th क्वेश्चन। ओके, CUT 2022 में पूछा गया है। अब ये ना हिट एंड ट्राई वाला क्वेश्चन है कि यहाँ पर डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, तो वो हमसे ये पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सी वैल्यू जो है, वैसे इसको ऐसे भी कर सकते हो अगर आप इसका डिटर्मिनेंट देखो, वैसे बेसिकली उन्होंने डिटर्मिनेंट तो कैलकुलेट करने को बोला ही नहीं, उन्होंने डायरेक्टली पूछा कि किसकी वैल्यू 0 होगी। अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करूँ, क्या शॉर्टकट तरीके से हो सकता है? ये f(x) की वैल्यू ये है ना, तो 0 वाला तो लिखने की नीड ही नहीं है, सब कुछ 0 ही आएगा। -(x - a), आगे कितना आएगा 0 -(x - c x + b)। ठीक है, मैं जस्ट कोशिश कर रहा हूँ कि शायद शॉर्टकट से हो जाए। x - b, ये कितना आएगा दिस इनटू दिस, x + a x + c फिर 0। चलो जी, ये एक्चुअली वैल्यू आ रही है। अब वो पूछ रहे हैं कि कौन सी वैल्यू ट्रू होगी। अगर मैं f(a) की बात करूँ, ये 0 बनेगा, ये 0 बनेगा नहीं, 0 नहीं बन रहा, ये ऑप्शन गलत है। b की बात करूं तो ऑब्वियस सी बात है ये 0 बन रहा है, बट ये 0 नहीं बन रहा। ठीक है, ये ऑप्शन भी गलत है। अगर मैं f(0) की बात करूं तो मेरे पास कितना आएगा, ये बनेगा जी -(a), ये बनेगा -c + b, ये बनेगा 0 - b, ये बनेगा a × c। तो ये बन गया a, ये बन गया +bc है ना, abc, और ये बन गया -(abc), तो कितना आ गया 0। तो यस, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। मतलब ये किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। आई होप ये आपको क्लियर है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आपको आ सकते हैं। 6th क्वेश्चन की बात करते हैं। बिल्कुल ही डिफरेंट क्वेश्चन है, ध्यान से आपको क्वेश्चन देख के पता चलेगा कि डिफरेंट क्वेश्चन है। डिटर्मिनेंट हमें दिया हुआ है, तो f(t/t² की वैल्यू हमसे पूछी है। तो सबसे पहले तो हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। करते हैं जी उसको। cos t कितना आएगा, t² - 2t², फिर है जी -t, फिर कितना आएगा -t, तो कितना आएगा 2t sin t - 2t sin t, ये तो 0 बन गया, +1, आगे कितना आएगा 2t sin t - t sin t, इस तरह से। ठीक है, ये तो 0 बन गया, इसको छोड़ दो। तो हम कितना बन गया मेरा -t² - t² cos t, वहाँ पर कितना बच गया 2t sin t - t sin t, तो मेरे पास बच गया t sin t, इतना आ गया। इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं हो रहा, इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं हो रहा। अब इसको आगे सॉल्व करके देखते हैं कैसे करना है। लिमिट t अप्रोचेस टू 0 f(t/t²), तो लिमिट t अप्रोचेस टू 0। अब फिर से वही बात है, क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़ा है, बट सोच के देखो क्या आप इतनी फॉर्मेलिटी पेपर में करोगे, रफ में करके देखोगे, ये बार बार लिमिट्स वगैरह लिखोगे, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, ये आपस में कट गया, ये भी आपस में कट गया। अब आपको पता t को 0 अप्रोच करवाएंगे तो कितना आएगा -cos 0 प्लस sin t/t कितना होता है आपको पता है, वो 1 डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, तो -1 + 1 कितना आंसर आ गया 0। तो यस, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आपको आ सकते हैं। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो बच्चे, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे पेपर में आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे कि इस डिटर्मिनेंट की मैक्सिमम वैल्यू बता दो। तो कैसे करना है, सबसे पहले डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। कितना आएगा 1 + sin θ -1, फिर -1, कितना आएगा 1 - 1 + cos θ +1, 1 - 1 + sin θ 1 + cos θ। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपस में कट गया, तो मेरे पास सिर्फ sin θ रह गया। अगर आप इसको देखोगे तो 1 - 1 ये भी आपस में कट जाएगा, तो मेरे पास आएगा माइनस के cos θ। तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा 1 - इसको सॉल्व करना पड़ेगा 1 + cos θ + sin θ cos θ। ठीक है, अब यहाँ पर कितना आ गया मेरे पास sin θ + cos θ +1, ये कितना बना -1 - cos θ - sin θ
माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये भी आपस में गया माइनस कॉस प्लस कॉस साइन माइनस साइन। तो मेरे पास डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आ गई है वो इतनी आई है, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अब आपको पता है कि साइन थीटा कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू मैं कैसे बता सकता हूँ। तो हमें क्या करना है यहाँ पर क्या करना है, हम डिटर्मिनेंट को दोबारा लिखेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो अंदर आएगा इस तरह से। ध्यान से देखो, मैंने इस चीज़ को ऐसे लिख लिया। क्यों लिखा है ऐसे? ताकि मैं एक वैल्यू ले पाऊँ। देखिए जैसे ये बन गया साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। क्योंकि अब देखो मैंने इसको एक में क्यों लेके आया हूँ कि मुझे साइन की मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू पता होती है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे वी नो साइन 2 थीटा जो है उसकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, सबसे मिनिमम वैल्यू होती है -1। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको -1/2 से मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा +1/2। इनक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, इनक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर -1/2। तो इसको मैं ढंग से लिखूँ तो -1/2 साइन 2 थीटा। तो बेसिकली कुछ ऐसा आ गया। डिटर्मिनेंट जो है वो 1/2 और -1/2 के बीच में। आपको वो ये भी पूछ सकता है कि इसकी रेंज बता दो, -1/2 से 1/2। उन्हें पूछा मैक्सिमम वैल्यू, तो कितनी आई है 1/2। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगर आप पूछते कि मिनिमम वैल्यू बता दो तो वो कितनी थी -1/2। तो इस हिसाब से हमें क्वेश्चन करना है। आई होप ये आपको क्लियर है। बच्चे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड जो हैं सभी डिफरेंट हैं फ्रॉम जीरोज़, इसकी वैल्यू पूछिए। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारे एंड पर काम है वो हम कर सकते हैं, हम डिटर्मिनेंट इसका फाइंड कर सकते हैं। 1 + x को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 + y इंटू 1 + z -1, फिर -1 इसको इससे करेंगे 1 + z -1 +1, इसके बाद 1 - 1 + y। इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 + x इसको मल्टीप्लाई करो 1 + z + y + yz -1। ये आपस में कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर आया -z। ये आपस में कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर कितना आ गया -y। इसको मल्टीप्लाई, ये भी कैंसिल आउट हो गया, इसको मल्टीप्लाई करो z + y + yz। ठीक है, उसके बाद xz xy + xyz -z -y। तो zy -z -y कैंसिल आउट हो गए। हमारे पास इतना आ गया, xy yz ऐसा कुछ आ गया। वैल्यू किसकी पूछी है 1/x। ओके, अगर मैं देखो =0 हमें दिया हुआ है ना, =0 हमें दिया हुआ है। देखो हमारे पास कितना आया, xy + yz + zx + xyz xyz = 0। अगर मैं दोनों तरफ xyz से डिवाइड कर दूं, इस तरह से xyz से डिवाइड कर दो, xyz इधर भी xyz से डिवाइड कर दो, तो मेरे पास xy कितना आएगा, ये 1/z आएगा। xy/xyz, देखो xy के नीचे xyz है तो ये कट गया, तो 1/z आएगा। सेम यहाँ पर कितना आएगा 1/x, यहाँ पर 1/y + 1 = 0। तो बेसिकली x की पावर -1 + y की पावर -1 + z की पावर -1 की वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो ये हमारा बच्चे आंसर है। आई थिंक डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, इस तरह से बच्चे हमें ये क्वेश्चंस करने हैं। आई होप ये आपको क्लियर है। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इफ देर आर 2 वैल्यूज ऑफ a फॉर विच मेक्स डिटर्मिनेंट = 86 देन सम ऑफ दीज नंबर्स। तो बेसिकली है कुछ नहीं है बच्चे, हमें डिटर्मिनेंट जो है इसका फाइंड करना है। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। यहाँ पर कितना आएगा 2a² + 4 -2 मतलब +2 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 4a + 5 × 8 = 86। तो मेरे पास कितना आया 2a² + 4, यहाँ पर 8a + 40 = 86। तो 2a² + 8a + 44 - 86 = 0। 2a² + 8, यहाँ ऐसा करो, यहाँ पर क्या करो, 2 को कॉमन ले लो, a² + 4a + 22 = 86। ये आपस में कट जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 43। ठीक है, तो a² + 4a + 22 - 43 = 0। तो मेरे पास कितना आया a² + 4a,
तो इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 21 माइनस के 21 इज इक्वल टू 0। तो कौन कौन से फैक्टर बन रहे हैं 7a माइनस 3a माइनस 21 इज इक्वल टू 0। 7 a कॉमन ले लो, a प्लस 7 तो यहाँ माइनस 3, तो a की वैल्यू कितनी है, सॉरी यहाँ लिख लो, चलो एक स्टेप और कर दो, a माइनस 7 a प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू आई 3 एंड माइनस 7। उन्हें पूछा सम ऑफ दीज नंबर्स, इनका सम कितना आएगा, सम इज थ्री प्लस माइनस 7, तो बेसिकली कितना आ गया -4। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है बच्चे, आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ध्यान से देखो, CUT 2025 में पूछा गया है। ए का हमें ऑर्डर दिया हुआ है अब ए का ऑर्डर हमें दिया हुआ है कितना 2×3। मुझे आपको यहाँ पर बात समझानी है, ठीक है, क्योंकि जिस बुक से मैंने ये क्वेश्चन लिया है, मतलब जहाँ से मैंने ये देखा क्वेश्चन, तो मुझे उसका आंसर गलत लग रहा है। बाकी आप अपनी की जो राय है जो कि नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। उन्होंने किसकी वैल्यू पूछी है उन्होंने वैल्यू पूछी है 5AB की। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है बच्चे, हमें देखना पड़ेगा कि 5 कितनी पावर में बाहर आएगा। उससे पहले बच्चे हमें देखना पड़ेगा कि ए का ऑर्डर कितना होगा, ए बी का ऑर्डर कितना होगा। ए का ऑर्डर है 2×3, बी का ऑर्डर है 3×2, तो ये मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो ए बी का ऑर्डर मतलब यहाँ पर जो भी नया मैट्रिक्स बनेगा सी, उसका ऑर्डर कितना है 2×2। तो बेसिकली यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ 5C। ठीक है, तो 5C का ऑर्डर है 2×2, तो 5 2 पावर में बाहर आएगा, तो C की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू है AB, तो 5² AB, तो C ऑप्शन इसका राइट आंसर आएगा। अब बुक में जो है इसका आंसर ये भी लिखा हुआ था कि ये आंसर भी आ सकता है, ये आंसर भी आ सकता है, तो ये बच्चे गलत है, ये बच्चे गलत है। बहुत से बच्चे सोचेंगे, रीजन सुन लो, कि ये भी तो आ सकता है ना कि ए बी का डिटर्मिनेंट होता है ए डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट, बट यहाँ पर सोचने वाली बात बच्चे ये है कि ए जो है एक 2×3 मैट्रिक्स है, तो उसका डिटर्मिनेंट पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए ए बी ही इसका आंसर आएगा, वो आंसर नहीं आ सकता। और ये 25 में क्वेश्चन पूछा गया। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर CUT 2023 का क्वेश्चन है, क्या पूछा उन्होंने, ये पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर देन दी फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो आपको पता है कि इसका डिटर्मिनेंट बच्चे कितना होगा, डिटर्मिनेंट कितना होगा 0। 1/2 खत्म हो गया है, डिटर्मिनेंट कर लो, इसका कितना आएगा -1 -4 +3, कितना आएगा लैम्डा +1, 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ कितना आ गया -10 -5 -10 +3 लैम्डा +4 लैम्डा इज इक्वल टू 0। 7 लैम्डा इज इक्वल टू 10, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 10/7, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ये भी क्वेश्चन हमने बहुत इजीली जो है वो कर लिया। अब ध्यान से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, ये आपको पहले से आता है, ये आपको पहले से आता है, हमने नोट्स में पढ़ रखा है। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, A11 A12 A13, मतलब ये पहली रो की बात कर रहे हैं, मतलब इस रो की बात कर रहे हैं। अब अगर मैं इसकी बात करूं कॉलम की कोफैक्टर्स की, A21 अरे A21 A22 A23 A21 A22 A23, मतलब हमने किसी फर्स्ट रो को सेकंड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करा है, तो इसका डायरेक्टली आंसर बच्चे कितना आएगा 0। और ये हमने कर रखा है, जो बोलते हैं ना शॉर्टकट, यही होते हैं शॉर्टकट बच्चे, कि अगर हम बेसिक अच्छे से हमारे क्लियर है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें निकालने को वो बोल रहे हैं, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज। अब यहाँ पर देखो ऑब्वियस सी बात है, हम इसमें डायरेक्टली डिटर्मिनेंट भी निकाल सकते हैं, टाइम वेस्ट होगा, बट आप ध्यान से देखो, ये माइनर दिया हुआ है A11 का, ये माइनर दिया हुआ है A11 का। तो अगर मैं एलिमेंट को A11 को, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, माइनर से मल्टीप्लाई करूँ उसके बाद यहाँ पर -A12, उसको मैं माइनर से मल्टीप्लाई करूँ, +A13, उसको माइनर से मल्टीप्लाई, समझाने के लिए इतना टाइम हमें लगेगा नहीं। अब यहाँ पर कितना है 1, तो मुझे डायरेक्टली उसको -40 से मल्टीप्लाई करना है, फिर है -3, मुझे डायरेक्टली उसको -10 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर है -2, उसको मुझे डायरेक्टली 35 से मल्टीप्लाई करना है। तो -40 + 30 -70, तो कितना आएगा, ये -110 बन गया +30, तो कितना आंसर आ गया -80। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 14th क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर देखो एडजॉइंट, अभी देखो कहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन 2025 में, एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट उन्होंने पूछा है। अब आपको पता है इसका आंसर होता है ए डिटर्मिनेंट की पावर n-1। यहाँ पर कितना आएगा, ए डिटर्मिनेंट की पावर 2। ओके, इसका ऑर्डर कितना है 3। अब हमें बेसिकली डिटर्मिनेंट इसका निकालना, और इसका डिटर्मिनेंट निकालना जो है बहुत ज़्यादा आसान है। 0 0, जस्ट देखो लास्ट वाली रो की बात करेंगे, एलिमेंट की बात करेंगे, कितना आएगा 0 -√3, बस सॉरी 3 आएगा। तो इट इज़ बेसिकली -3√3। इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पर फिल करें तो -3√3 का स्क्वायर, तो 9 × 3 कितना आ गया 27। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर। तो इस लेवल के आपको क्वेश्चन बच्चे यहाँ पर आने वाले हैं। अभी हम क्वेश्चंस का लेवल और भी ऊपर करेंगे। मैं आपको हम प्रॉमिस किया था कि हमारा लेवल CUET से ऊपर होगा, ताकि आपको कहीं पर भी ये ना लगे अंडररेटेड ना आपको लगे कि मैंने तैयारी जो है वो अंडररेटेड की है। हमारी तैयारी CUET से ऊपर है। अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर कितना है, देखो लिखा करो सब कुछ। ए का ऑर्डर है 3 × 3, ए का डिटर्मिनेंट हमें दिया हुआ है -2, और एडजॉइंट ऑफ 2a की वैल्यू पूछी है। और हमें इतना पता है कि एडजॉइंट का फॉर्मूला होता है 2a की पावर डिटर्मिनेंट। अब इसकी पावर कितनी होगी, इसके अकॉर्डिंग 3 - 1, मतलब 2a डिटर्मिनेंट की पावर 2। देखो हमें पता होता है बच्चे कि हमेशा हमें कांस्टेंट को डिटर्मिनेंट से बाहर निकालना है। अब इसका अगर हम ऑर्डर देखें तो वो कितना है, वो है आपका 3 × 3। मतलब यहाँ पर जो मतलब कि एलिमेंट मतलब कि जो 2 बाहर आएगा वो कितनी पावर में बाहर आएगा, वो बाहर आएगा जी 2 की पावर 3। अंदर है ए डिटर्मिनेंट, उसकी पावर है बच्चे 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 की पावर 3 और ए का डिटर्मिनेंट है -2। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, देखो -2 की पावर, ऑब्वियसली बात है इसका प्लस ही इसका आंसर आने वाला है। तो 2 की पावर 3 × 2, 2 की पावर 6 × 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 8 इसका आंसर है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। डी ऑप्शन बच्चे इसका राइट आंसर है। आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लियर है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से देखो वही वाले क्वेश्चन है, फॉर्मूला वाले क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा आएंगे। ध्यान से इसकी तरफ देखना। a × एडजॉइंट ए की वैल्यू हमें दी हुई है, a प्लस एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट हमसे पूछा है। और हमें देखो सारे फॉर्मूला आपको टिप्स पे होने चाहिए, ऐसा नहीं कि देख के देखेंगे। अब हमें पता है कि a × एडजॉइंट ए, ये इसका फॉर्मूला होता है, ये होता है a डिटर्मिनेंट × i, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये बच्चे एक फॉर्मूला है, इसको मैंने लिख के रख लिया। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, a × एडजॉइंट ए, तो इसमें से अगर मैं 3 को बाहर निकाल लूं, अंदर आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये बेसिकली बन गया 3i। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, जो यहाँ से मेरे पास a डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई 3। बस जैसे ही हमारी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई, अब उन्होंने हमसे पूछा क्या है कि ए डिटर्मिनेंट प्लस एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट का होता है n-1। अब आपको ये भी पता है ए का ऑर्डर जो है a × एडजॉइंट ए है, इसका आंसर जो इतना आ रहा है ये 3 × 3 होगा। तो ए एडजॉइंट का, ए डिटर्मिनेंट का स्क्वायर, ये कितना है 3 + 3 का स्क्वायर, तो 3 + 9, तो कितना आंसर आएगा बच्चे इसका 12। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इस तरह से हमें करने हैं। आई होप ये आपको क्लियर है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, ए बी सी आर 3 सिंगुलर मैट्रिसेस। ओके, 3 सिंगुलर मैट्रिसेस गिवन है, तो वैल्यू ऑफ ए बी सी पूछा है। तो अब इस क्वेश्चन बहुत आसान है। मेनली ये है कि हम कितनी एक्यूरेसी से कितनी जल्दी इसको कर पाते हैं। देखो अगर ए डिटर्मिनेंट, ए जो है सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो ए का डिटर्मिनेंट कितना है 0। कितना आएगा 2a - 12 = 0, 2a = 12, तो a कितना बच्चे आ गया 6। सेम वे से आ जाओ सेकंड की बात करते हैं। b का डिटर्मिनेंट भी कितना है 0, कितना आएगा 6b - 5a = 0। a कितना दिया हुआ है हमें, यहाँ पर 30 आएगा, यहाँ -30 होगी, a की वैल्यू 6 दी हुई है। ठीक है, 6b = 30, तो b कितना आ गया 5। ये लो जी, ये भी आ गया। अब लास्ट की बात करते हैं इस सी की। तो सी डिटर्मिनेंट भी कितना दिया हुआ है हमें 0। ए बी सी, देखो इसको थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं। a + b कितना होगा, वो होगा 11 + c + 1, a + c मतलब 6 + c और c। ये कितना दिया हुआ है हमें 0। कितना आंसर है 11c + c² - 6 + c
सी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 11c प्लस सी स्क्वायर माइनस 6c प्लस 6 प्लस सी स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक स्टेप और कर देता हूँ आपके लिए, कितना आएगा 11c प्लस सी स्क्वायर माइनस 6c माइनस 6 माइनस सी स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 0। ये आपस में कट गया। 11c माइनस 6c माइनस 4c आएगा, है ना, 7c बन गया, 4c माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो c कितना आ गया 6/4, दैट मीन्स 3/2। उन्होंने वैल्यू पूछी है ए बी सी की, ए बी सी। ए कितना है आपका 6, बी है 5, सी है आपका 3/2। ये आपस में कट गया, 2 3 6, तो 3 5 15, 45। तो 45 बच्चे इसका आंसर है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इस तरह से हमें क्वेश्चंस करने हैं। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18th क्वेश्चन। अब 18th क्वेश्चन देखो, फॉर अ मैट्रिक्स ए टू बी इन्वर्टेबल। अब देखो कोई भी मैट्रिक्स जो है इन्वर्टेबल कब होती है, कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टेबल कब होती है, जब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ए इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है, मतलब ए इन्वर्स का मैं फॉर्मूला देखूं वो होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट। तो ये डिटर्मिनेंट जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए अगर मैट्रिक्स इन्वर्टेबल है। तो हम यहाँ पर उसी चीज़ का यूज़ करेंगे। तो ए का डिटर्मिनेंट हम निकालने की कोशिश करते हैं। नंबर 6 0 आएगा प्लस 1, उसके बाद 3 लैम्डा फिर 0 आएगा प्लस 1 माइनस 2 लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल नॉट इक्वल टू 0। कितना आ गया 12 प्लस 3 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया लैम्डा प्लस 10 नॉट इक्वल टू 0। तो लैम्डा नॉट इक्वल टू 10 माइनस 10 आ गया। तो कौन सी ऑब्वियसली बात है, लैम्डा की देखो, लैम्डा माइनस 10 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर माइनस 10 के बराबर होगा वो 0 बन जाएगा। तो इसलिए सभी रियल नंबर हो सकते हैं, बट रियल नंबर में से माइनस 10 नहीं होना चाहिए। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, सीयूटी 2023 का क्वेश्चन है। ए इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स पूछी है। तो यहाँ पर आएगा जी हमारा शॉर्टकट काम। ठीक है, ए हमें दिया हुआ है, ए इनवर्स हम कैसे निकाल लेंगे। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट। अगर मैं डिटर्मिनेंट की बात करूं तो कितना आएगा 0 माइनस 1, दैट मीन्स -1। अगर मैं डायरेक्टली एडजॉइंट ए की बात करूं तो ये शॉर्टकट है मेरे पास कि इसको हमें इंटरचेंज करना है। यहाँ पर 0, यहाँ पर x, और इनके साइन चेंज -1 तो ये एडजॉइंट ए आ गया। तो यहाँ पर आपका ए इनवर्स कितना आ गया, ए इनवर्स कितना आ गया -0 -1 और x। तो बेसिकली आ गया 0 1 1 -x। अब हमें ये वाली वैल्यू जो है यानी कि x 1 1 और 0 इज इक्वल टू ए इनवर्स 0 1 1 -x। तो यहाँ पर उन्हें x के लिए पूछी, तो x के लिए यहाँ से 0 आ रही है। तो डायरेक्टली इसका आंसर कितना आ गया बच्चे 0। तो ऐसे क्वेश्चन बच्चे पेपर में आपको आ सकते हैं। तो x की वैल्यू कितनी है 0। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 20th क्वेश्चन की बात करते हैं। 20th क्वेश्चन देखो बच्चे, ए और बी हमें मैट्रिक्स दिए हुए हैं। तो कौन सी, मतलब कि देखो यहाँ पर ना इस क्वेश्चन में बच्चे क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया, उनको पता है कि कोई ना कोई एक दूसरे का इन्वर्स है, तो कितनी वैल्यू। अब इसको करने के बच्चे ना वैल्यू इसमें पुट करने की कोशिश करते हैं। ऑब्वियसली बात है, हमें इन्वर्स निकालना पड़ेगा, हमें इन्वर्स नहीं निकालना। हमें क्या करना है, हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि अगर एक दूसरे के ये इन्वर्स लग रहे हैं मुझे यहाँ से, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हम ए और बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए और बी को मल्टीप्लाई करो, हम कितना आएगा 2 + 4 फिर 0, उसके बाद 2 - 2 + 0, उसके बाद -4 + 4 फिर 0, फिर उसके बाद कितना आएगा 4 - 12 + 8, फिर 4 + 6 -4 आएगा, उसके बाद -8 - 12 + 20। यहाँ पर कितना आएगा 0 -4 + 4, 0 + 2 -2, 0 -4 + 10। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना बच्चे तो कितना आएगा 6 0 0, ये भी 0 बन गया, ये 6 बन गया, ये 0 बन गया, 0 0 6। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6i। ठीक है, अब जिस तरह से हमें आंसर है उस तरह से देखो, ऑब्वियस ये ऑप्शन गलत है। ए इनवर्स इज इक्वल टू 6b।
देखो ये ऑप्शन भी A इनवर्स इज इक्वल टू 6 भी, तो ये भी मुझे गलत लग रही है, ये मुझे सही लग रहा है। देखो ध्यान से, अगर मैं इसको लिख के दिखाऊं, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/6A इंटू बी इज इक्वल टू आई। मैंने दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करा, उसका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, विच एम्प्लाइज 1/6A इज इनवर्स ऑफ B। मतलब मैं लिख सकता हूं कि B इनवर्स इज इक्वल टू 1/6A। तो D ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इस तरह से हमें क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर है बच्चे, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स A स्क्वायर माइनस 3A प्लस आई इज इक्वल, वहाँ पर आई लिखा हुआ है 1, अगर आपको 1 का वो लग रहा है ना कि इशू है, जब भी मैट्रिक्स का हो तो आपको पता आई लिखते हैं हम। देन A इनवर्स इज इक्वल वैल्यू ऑफ x प्लस। देखो ये क्वेश्चन ऐसा सेम क्वेश्चन ना हमने उसके अंदर मैट्रिसेस के अंदर भी किया था, ठीक है। ऐसा सेम क्वेश्चन में मैट्रिसेस के अंदर भी किया था। इसको कैसे करना है आपको पता है। देखो I इज इक्वल टू माइनस A स्क्वायर प्लस 3A, मैं उसके जैसा बनाने की कोशिश करूंगा। मैं दोनों तरफ A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर कितना आया A इनवर्स, यहाँ कितना आया माइनस A, क्योंकि एक कट गया, तो प्लस 3I। अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं, A इनवर्स इज इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई आई, तो कंपेयर करते ही x की वैल्यू -1 मुझे दिख रही है, y की वैल्यू मुझे 3 दिख रही है। तो x प्लस वाई मतलब -1 प्लस 3, कितना बच्चे आया 2। तो B ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ये भी आपको आई थिंक क्लियर है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कैसा है, द नेचर ऑफ द सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन डिटरमिन्ड बाय द नंबर। तो बच्चे इस देखो इस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है, समझना मुश्किल है कि पूछा गया। यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि इस इक्वेशंस का जो नेचर ऑफ सोल्यूशन है वो कौन डिसाइड करेगा, वो डिटरमिन्ड बाय द नंबर, इनमें से कौन सा नंबर जो है वो डिसाइड करेगा। तो बेसिकली अगर आपको पता है कि अगर मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूँ तो यहाँ पर A मैट्रिक्स मेरे पास कितना आएगा, वो आएगा A1 B1 A2 B2। तो इस मैट्रिक्स का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, वो डिटर्मिनेंट के ऊपर निर्भर करता है। वो कितना आएगा A1 B2 माइनस A2 B1। तो इनमें से देखो कौन सी वैल्यू जो है वो मैच कर रही है। आई थिंक पहला A ऑप्शन इसका राइट आंसर है। मतलब यार ऐसे कई बार क्वेश्चन आसान होता है बट पूछा क्या वो हमें पता नहीं होता, तो इस तरह से भी क्वेश्चन हम उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो 2024 का बच्चे जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये वैसे NCERT एग्जाम्पलर में भी है। तो हमें बेसिकली इस डिटर्मिनेंट, देखो जहाँ लिखा हुआ मिनिमम वैल्यू, देखो यहाँ पर सब जगह डिटर्मिनेंट की वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कौन सी करेक्ट ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। तो 1 × 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, उसके बाद माइनस कॉस एक्स, आगे कितना आएगा माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, तो 0 बन गया, प्लस 1, आगे कितना आएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस प्लस 1, इस तरह से आएगा, ठीक है। तो ये तो 0 बन गया आपस में। तो मेरे पास बेसिकली डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई 2 × 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इतनी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो आ गई है, तो इसको कैसे देखना है। वैसे आपको ये पता होना चाहिए, वैसे इसको ऐसे भी कर सकते हैं वैसे हम, है ना। देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो हमें पता है कि cos x जो है वो 1 और -1 के बीच में होता है। अगर मैं स्क्वायरिंग करूंगा, बहुत से बच्चे पता क्या करते हैं गलती, वो यहाँ पर ये लिखते हैं cos स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर भी 1, बट यहाँ पर 0 आएगा। 0 क्यों आएगा, देखो यहाँ पर समझ के देखो, cos की वैल्यू -1 और 1 के बीच में है। cos की वैल्यू -1 और 1 के बीच में कहीं पर भी है। अगर मैं स्क्वायरिंग, यहाँ पर 0 कहीं पर, अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूंगा तो स्क्वायरिंग करने से क्या होता है कि 0 वाले नंबर, 0 से पीछे सारे नंबर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो स्क्वायर का आंसर मेरा 0 या 0 से बड़ा होगा, तो इसलिए स्क्वायर करूंगा तो 0 से 1 आएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको 1 ऐड करना है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पर कितना आएगा 2। अब क्या करना है, ऑब्वियस 2 है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये देखो। तो बेसिकली इस तरह से मेरे पास आ गया। अब पूछा गया उन्होंने कौन कौन सा ट्रू है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 माइनस, ओके, यहाँ पर ये भी पूछा है, मिनिमम वैल्यू भी पूछी है, मैं मिनिमम वैल्यू के चक्कर में पड़ गया। ओके, द मिनिमम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 2, ओके ये सही है। मैक्सिमम वैल्यू इज 4, ये बिल्कुल सही है। तो सी एंड डी वाला सही है। वैसे देखा जाए
तो ये तीन ऑप्शन देखा, ए, सी और डी, ये तीन ऑप्शंस में से आंसर आ सकता है ना। क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, हमें ए और बी चेक करना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम यहाँ पर यहीं से बात करते हैं। डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है, 2 × 1 + cos²x। तो यहाँ पर बात हो रही है sin²x की बात भी हो रही है, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, cos² को लिख सकता हूँ 1 - sin²x। यस मैं लिख सकता हूँ। तो कितना आ गया, 2 - sin²x। तो ये भी सही लग रहा है मुझे, यस 2 - यस ये भी सही लग रहा है। तो बी सी डी सही है। देखो 1 - cos²x ये गलत है, यहाँ पर 1 + cos²x है। तो बी सी डी, तो कौन सी, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। डी ऑप्शन बच्चे इसका राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी आप समझ पाए हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल का ये क्वेश्चन है। अब बच्चों अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये जो क्वेश्चन है ऑब्वियस सी बात है बच्चे, ये हम आज जो है ये हमने आज ही करा है कि ax = b सिस्टम ऑफ 3 लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। तो उसका यूनिक सोल्यूशन, ये सब कुछ हम आज कर चुके हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यूनिक सोल्यूशन इफ a डिटर्मिनेंट = 0। अब आपको पता है कि जब डिटर्मिनेंट 0 होता है तो यूनिक सोल्यूशन नहीं होता। जब डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं होता तब यूनिक सोल्यूशन होता है। तो ये ऑप्शन मुझे सही लग रही है। नो सोल्यूशन इफ डिटर्मिनेंट जो है वो 0 है और एडजॉइंट a × b जो है वो नॉट इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पर अगर ये 0 के बराबर नहीं आ रहे और ये 0 है तो इसका नो सोल्यूशन होता है। ये बिल्कुल सही है, मतलब बी और सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब ये आ गई वो थर्ड ऑप्शन जिसकी बात कर रहा था, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन इफ a डिटर्मिनेंट = 0 एडजॉइंट a × b = 0। मतलब अगर ये भी 0 है और ये भी 0 है तो इसका क्या होता है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है बी सी डी तीनों ऑप्शन सही हैं, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और ध्यान से देखो ये CUT 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में जो हैं वो आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, फिर से सबको लिखने की कोशिश करते हैं। ए जो है एक 3×3 डिटर्मिनेंट है। ए डिटर्मिनेंट हमें दिया हुआ है 4। अब देखो, अब बारी बारी से चेक करना हमें। तो ऐसी ऑप्शन क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा मतलब कि अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। और इसमें आपको एक चीज़ बताऊंगा, नई चीज़ 3a बच्चे कितना आएगा। अब आपको पता है कि बच्चे 3 यहाँ पर 3 की पावर 3 में बाहर आएगा और ये किसके बराबर आएगा, 27 × 4। तो आई थिंक ये 108 आ गया, ठीक है। 4 7 28, यस। और ये यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट इक्वल टू 12, ये बिल्कुल गलत है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर गलत है। तो यानी कि ये वाला आंसर, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर गलत है। तो सिर्फ ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बट क्योंकि बच्चे अभी हमें समझना है क्वेश्चन को, आपको बाकी ऑप्शन जो है एक्सप्लेन करता हूँ। एडजॉइंट ए की बात करते हैं। एडजॉइंट a = 16। ये कितना होता है, a डिटर्मिनेंट की पावर 2 आएगा, 3 - 1, ठीक है। तो 16। अब ये कितना दिया हुआ है, 4 की पावर 2। तो यहाँ पर =16, तो 16 = 16। ये बिल्कुल ट्रू है, तो यही ऑप्शन में लिखा हुआ है। अगर हम सी की बात करें, ये बहुत समझने वाला है। एडजॉइंट a का स्क्वायर, ये हमने आज ही फॉर्मूला करा है। एडजॉइंट a का स्क्वायर पूछा है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एडजॉइंट a × a और उसका डिटर्मिनेंट। और ये हमने आज ही फॉर्मूला करा था बच्चे, आपको दिखाता हूँ। ये CUT स्पेशल मैंने लिखा था क्योंकि मैंने क्वेश्चन देखे तो मैंने इंक्लूड कर लिया। एडजॉइंट ए बी का डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ऑफ बी × एडजॉइंट ऑफ ए हम ऐसे कर सकते हैं, या हम इसको ऐसे भी, सॉरी हाँ, ये फॉर्मूला जो है यहाँ पर इंप्लीमेंट होगा। ये फॉर्मूला जो है बच्चे यहाँ पर इंप्लीमेंट होगा, तो इसको इंप्लीमेंट करके ही कोशिश करते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एडजॉइंट ए × एडजॉइंट ए, लिख सकता हूँ ना, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें, बच्चे एडजॉइंट ए की वैल्यू आपको पता है 16 है। तो 16 × 16 कितना होगा, 256। और यहाँ पर लिखा हुआ है 16, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, अदरवाइज आप क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। हमने सिर्फ एक चीज़ चेक करके पूरे क्वेश्चन का आंसर जो है वो कर दिया। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 26th क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है a² + b² + c² = 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर एक चीज़ है समझने वाली है, a² + b² + c² अगर 0 है और आपको ये भी पता है कि स्क्वायर का आंसर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, और इसका मतलब बच्चे अगर स्क्वायर का आंसर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता तो यहाँ पर अगर सब पॉजिटिव वैल्यू लूँगा तो पॉजिटिव वैल्यू का हमेशा सम जो है वो 0 कब आएगा, जब इसका मतलब क्या हुआ, जब a की वैल्यू = b की वैल्यू = c की वैल्यू कितनी होगी, 0। मतलब सभी कितने आएंगे, 0। अगर मैं यहाँ पर अगर फिल करूँ इसको तो 1 cos 0 cos 0 cos 0 1 cos 0 cos 0 cos 0 1।
तो यहाँ पर मेरे पास कितना आएगा, cos 0 1 होता है, तो 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर लेते हैं, कितना आएगा 1 माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस 1 प्लस 1, कितना आएगा 1 माइनस 1। तो बेसिकली इसका आंसर बच्चे कितना आएगा 0। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, ऐसे क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस में होने चाहिए। ठीक है जी, आई होप ये बच्चे आपको क्लियर है। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इससे भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो किस तरह क्वेश्चन है। इफ ट्रायंगल ए बी सी इज अ ट्रायंगल देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। अब देखो बच्चे ए बी सी एक ट्रायंगल है। अब आपको पता है, अगर देखो सब वैल्यूज मैं सॉल्व कर सकता हूँ, इसको देखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो आपको पता है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों एंगल का सम कितना होगा 180। तो b प्लस सी कितना होगा 180 माइनस ए। अगर मैं यहाँ पर tan की वैल्यू देखूँ तो tan b प्लस सी की वैल्यू कितनी होगी, tan 180 माइनस ए। ठीक है, 180 पे क्या होता है, नो चेंज, tan का tan ही रहेगा। कौन सा क्वाड्रेंट है 180 माइनस, देखो ये रहा 180 माइनस ये क्वाड्रेंट, ये कौन सा होता है सेकंड, और सेकंड में tan क्या होता है नेगेटिव होता है, तो इसके लिए माइनस tan ए आएगी। अगर आपको लग रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री में हमारा हाथ थोड़ा सा टाइट है तो एक वीडियो का रिकमेंड कर रहा हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उस एक वीडियो से आपके ट्रिग्नोमेट्री के सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू फिल करें तो कितना आएगा cos c sin b 0। ठीक है, tan a 0 और sin b यहाँ पर 0 माइनस tan a और cos c। ठीक है जी, इस तरह से है। आओ इसको सॉल्व करते हैं। cos c कितना आएगा 0 प्लस tan a साइन b, इसके बाद माइनस ऑफ साइन b, मल्टीप्लाई करो इसको, tan a cos c। ठीक है, माइनस 0 छोड़ दो इसको, वो तो 0 ही है, उसको 0 रहने दो। ठीक है, इतनी वैल्यू आ गई है। अब ध्यान से देखो cos c tan a sin b, वहां पर कितना है cos c tan a sin b। अब इन दोनों में माइनस का डिफरेंस है, कट गया आपस में, तो कितना आंसर आ रहा है 0। तो इसका आंसर भी बच्चे 0 आएगा। ये भी एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, मतलब यार क्वेश्चन का लेवल देखते जाना, आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस जो हैं वो मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बी इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इसकी वैल्यू पूछी है। देखो बच्चे हमसे वो इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं। ठीक है, अब आपको पता है इसको मैं लिख सकता हूँ बी इनवर्स का डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट एंड बी का डिटर्मिनेंट। अब यहां पर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, बी नॉन सिंगुलर है। अगर बी नॉन सिंगुलर है, मैं आपको लिख देता हूं बी इज नॉन सिंगुलर, चेक कर लेना प्लीज, ऐसा ना हो कि इसमें जल्दबाजी कर दो। बी इज नॉन सिंगुलर देयरफॉर बी इनवर्स एग्जिस्ट, बी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर बच्चे बी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो है। इसका मतलब बच्चे ये समझ के देखो, चलो ऐसा मतलब इसको सोच दो, छोड़ दो, बी नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब बी का डिटर्मिनेंट कितना है नॉन जीरो। ये लिखना जरूरी है, क्योंकि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/b डिटर्मिनेंट, ए डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट, ये आपस में कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास कितना आंसर आया डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, 29th क्वेश्चन है इसमें। अब ये बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, और ये कहाँ से मैंने उठाया, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ए दिया हुआ है, एक्स वाई जेड दिया हुआ है, इसकी वैल्यू दी हुई है, ए इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू पूछी है। और हमें सबको पता है, वी नो, हमें सबको पता है कि a इंटू एडजॉइंट a की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है a डिटर्मिनेंट इंटू आई, ये होता है ना। तो यहां पर मुझे आंसर को देख के भी लग रहा है कि इसका आंसर ऑब्वियसली बात है इसी फॉर्म में आएगा, मतलब यहां पर मेरा टारगेट जो है इसकी वैल्यू पता करने का। तो ऐसा करते हैं, a डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। a डिटर्मिनेंट कितना आएगा, यहां पर अगर शुरू करें कितना आएगा yz माइनस 8 माइनस 3, उसके बाद आएगा जी z माइनस 8, उसके बाद जी 2, उसके बाद कितना आएगा 2 माइनस 2y। ठीक है, इसको सॉल्व करें, एक्स वाई जेड माइनस 8x माइनस 3z प्लस 24 प्लस 4 माइनस 4y। अब इसकी वैल्यू मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं, बट मुझे ये याद है कि इसको यूज़ करना है, इसकी वैल्यू मुझे पता है। अब ध्यान से देखो, इसमें से माइनस कॉमन लो, 8x प्लस 4y, ये रहा प्लस 4y प्लस 3z, इसमें से माइनस कॉमन ले प्लस 28। अब इसकी वैल्यू फिल करें, यहाँ पर क्या आएगा 60, इसकी वैल्यू है बच्चे 20 प्लस 28,
तो ये बच्चे आएगा 40 प्लस 28 कितना आ गया 68। तो यानी कि A इंटू एडजॉइंट A कितना हुआ 68 इंटू आई, मतलब 68 0 0 0 68 0 0 0 68। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, तो ये सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। प्लीज़ बच्चे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में लाने हैं अपने, कि ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस में बच्चे होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 30th क्वेश्चन की बात करते हैं। ये ए डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। अब ये देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया। देखो यहाँ पर किसका पूछा है, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है बच्चे, क्या मुझे इसका डायरेक्टली फॉर्मूला आता है? यस सर आता है, आपने आज ही करवाया था। देखो मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, वैसे अगर आपको लगता है कि इनके प्रूफ हमें करना है, किसी को भी लगता है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। इसका आंसर कितना होता है, ए डिटर्मिनेंट की पावर n-1 का स्क्वायर, ए डिटर्मिनेंट की पावर n-1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ए डिटर्मिनेंट की पावर n-1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ए डिटर्मिनेंट आ गया, n-1 मतलब कितना आएगा 3-1 का स्क्वायर। कितना आएगा, ए डिटर्मिनेंट की पावर 4 आ गया है ना, क्योंकि 3-1 2 का स्क्वायर 4 आ गया। अब यहाँ पर हमें ऑब्वियस सी बात है ए डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। आ जाओ जी, ए डिटर्मिनेंट कितना आएगा 3 - 0 + 1, उसके बाद आएगा जी -1 0 + 0, तो कितना आ गया 6 - 1 मतलब 5 आ गया। तो इसका आंसर आएगा बच्चे 5 की पावर 4। तो 5 की पावर 4 कितनी होती है, आई थिंक 625। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो देख लो ये क्वेश्चन भी हमने जो है सॉल्व कर लिया। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 31st क्वेश्चन की बात करते हैं। ए एंड बी आर 2 3x3 रियल मैट्रिसेस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन। सच दैट a² - b² इज इनवर्टेबल मैट्रिक्स। a² - b² जो है वो इनवर्टेबल मैट्रिक्स है। इफ a5 = b5, a³ b² = a² b³, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स a³ + b³। तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोच समझ के सॉल्व करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले गिवन का यूज़ करते हैं। यहाँ पर ना हमें दिया हुआ है कि a5 जो है वो b5 के इक्वल है। ठीक है, a³ b² जो है वो a² b³ के बराबर है। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास कितना आएगा, मेरे पास आएगा a³ b² और b5 में से a² b³। क्या मैं इसमें से कुछ कॉमन ले सकता हूं, a³, अंदर कितना आएगा a² - b²। यहाँ से b³ कॉमन ले, अंदर कितना आएगा b² - a²। a² - b²। ठीक है, तो यहाँ पर a³ + b³ का डिटर्मिनेंट मुझे चाहिए। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ -b³, इसको लिखो a³ - b, सॉरी a² - b², a² - b²। इसको इधर ले आओ। ठीक है, इसको इधर ले आओ, तो मेरे पास कितना बना a³ a² - b² प्लस b³ a² - b² इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर a² - b² जो है वो कॉमन ले लो, a³ + b³ इज इक्वल टू 0। अभी तक कुछ वैल्यू तो नहीं आई है। अब एक रिजल्ट और दिया हुआ है कि a² - b² इज इनवर्टेबल। लेट यहाँ पर अब लिख लो a² - b² इज इन, ऐसा करो इसको लिख लो इज इक्वल टू c। एक नया मैट्रिक्स का नाम दे दो कि इसको बार बार लिखना मुश्किल है। सिंस c इज इनवर्टेबल, सिंस c जो है बच्चे वो इन्वर्टेबल है, देयरफॉर c इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब इसको मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, इसको लिखूंगा c × a³ + b³ इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि c इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो मैं इसको दोनों तरफ c इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये कितना आएगा, 0 ही आएगा। ये कितना आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें वो खुद आता है। अब बच्चे इसका आंसर जो है वो 0 आ रहा है। अगर हम दोनों तरफ डिटर्मिनेंट भी करेंगे
तो इसका आंसर बच्चे कितना आएगा, 0 ही आएगा, क्योंकि 0 का डिटरमिनेंट कितना होता है, 0। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। मुश्किल क्वेश्चन था बट अच्छा था, और ऐसे मुश्किल क्वेश्चन हमारी प्रैक्टिस में होंगे तो ऑब्वियसली बात है हमारा रिजल्ट भी जो है बहुत ऊपर जाने वाला है। अब ये देखो बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्या लिखा हुआ है, इफ द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये फंक्शन हमें दिया हुआ है, ये थीटा फंक्शन है, आर एम एंड एम रिस्पेक्टिवली, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, देन द ऑर्डर्ड पेयर की वैल्यू। बेसिकली वो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालने को बोल रहे हैं और कुछ नहीं है। देखो ये फंक्शन है हमारा, ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इस फंक्शन को डिफाइन कैसे इस तरह से है, पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं इसका। तो कैसे होगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो कितना आएगा, 2 + 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 10। आगे चलते हैं, -1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आगे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे करेंगे तो आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 12, ठीक है। उसके बाद +1, ये कितना आएगा, -10 कॉस स्क्वायर थीटा, बड़ी अजीब सी स्टेटमेंट है वैसे, -12 -1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। प्लीज इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक मत कर देना, ठीक है। तो यहां पर कितना आया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अंदर कितना आया, -8 + 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये कितना बना, 1 + साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना बन गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -12, ठीक है। अभी तक कुछ बात तो नहीं बन रही, इसको भी देखते हैं, ये बना -10 कॉस स्क्वायर थीटा +12 कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद देखते हैं कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, +8 साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। आगे चलो जी, इसको मल्टीप्लाई करो, +2 कॉस स्क्वायर थीटा -12, आगे कितना आएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, अच्छी बात है ये टर्म्स तो कट होगी, -12 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आगे चलते हैं, -10 कॉस स्क्वायर थीटा +12 कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे कुछ आ रहा है, +12 कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। चलो जी, अब यहाँ पर +12 -12 भी गया। अब देखो 8 साइन स्क्वायर थीटा, ये -12 साइन स्क्वायर थीटा है, तो कितना बच गया मेरे पास, बच गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। 2 कॉस स्क्वायर थीटा 12 14 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस +4 कॉस स्क्वायर थीटा, इतना ही बना ना, इतना ही बना बच्चे, ठीक है। तो मेरे पास एफ ऑफ थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 कॉमन ले लो, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब मुझे इसका फॉर्मूला भी आता है, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इतना हमने कर लिया, ठीक है। अब बच्चे ऑब्वियसली बात है, इन्होंने क्या पूछा है, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। अब क्योंकि फंक्शन अगर ये ना लिखा होता तो मुझे पता है कि कॉस की मिनिमम वैल्यू होती है -1 और बड़ी से बड़ी होती है मतलब कि 1, तो उसके अकॉर्डिंग मैं चेक कर लेता। बट यहाँ पर क्योंकि फंक्शन जो है वो दिया हुआ है π/4 से लेके π/2 तक, तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, सबसे पहले इसमें छोटी वैल्यू फिल करते हैं, f ऑफ π/4 कितना आएगा, 4 cos 2 इंटू π/4, ये बच्चे बन गया cos 90 कितना होता है 0, π/2 भी फिल करके चेक कर लो, ठीक है। π/2 मतलब 90, 4 cos 2 इंटू π/2, ये कट गया, cos पाई कितना होता है -1, तो इट इज़ -4। अगर आप इसके बीच में देखो, सॉरी π/4, हाँ जी, 45 से 90, 60 भी फिल करते हो, 60 से कितना आएगा, जैसे रफ आइडिया लेने के लिए 60 से कितना आएगा, 2 इंटू 60, ये 120 बन गया है ना, cos 120, उसको मैं लिख सकता हूँ 180 माइनस 60, कॉस का कॉस ही रहेगा, माइनस के कॉस 60 आएगा, कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 बच्चे होता है 1/2, तो इट इज़ -2। तो ऑब्वियस सी बात है ये किसी काम की नहीं है, वो -2 आएगी। तो इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, ये है आपकी छोटी वैल्यू और ये है आपकी मैक्सिमम वैल्यू, चेक कर लो। तो कितना बच्चे आएगा, उन्होंने क्या पूछा है,
एम स्मॉल एम आगे लिखा -4,0, तो यस बी ऑप्शन, ऐसा ना हो कि कंफ्यूज हो तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर आएगा। आई होप ये क्वेश्चन बच्चे आपको क्लियर है। ठीक है जी, चले आगे, चले बच्चे आगे देखते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33। सपोज ए इज एनी 3x3 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड ये दिया हुआ है, आई पता ही है हमें। ओके ओके ओके, तो बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है बच्चे ये भी। तो यहाँ पर बेसिकली a-3i और a-5i जो है वो हमें 0 के बराबर दिया हुआ है। तो मतलब ये क्वेश्चन जो है ये बच्चे हमने किया हुआ है ऐसा। इसको मल्टीप्लाई करके देखो, कितना आएगा a² -5ai -3ia प्लस 15i स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि a को किसी भी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो a ही आएगा, यहाँ पर भी a ही आएगा, और i को जितनी मर्जी मल्टीप्लाई कर लो वो i ही रहता है। ठीक है, तो कितना बना a² -8a प्लस 15i इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमने ऐसा क्वेश्चन मैट्रिक्स में करा है, ये उसका प्रो लेवल है। अब देखो बच्चे यहाँ पर अगर हम इसको देखें अल्फ़ा a, अगर हम इसको लिखें यहाँ पर अल्फ़ा a प्लस बीटा a इनवर्स इज इक्वल टू 4i, ऐसा क्वेश्चन हमने जैसे मैंने पहले बताया आपको करा है, बट ये उसका एडवांस लेवल है। ठीक है, तो यहाँ पर ना ऐसा करते हैं, इसको a इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, फिर देखते हैं क्या बनता है। ये याद रखना a की तरफ हमें मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, ऐसे इस क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट बहुत से क्वेश्चंस में फ़र्क पड़ता है। ये कितना बनेगा, ये बन जाएगा a। ठीक है, ये कितना बनेगा 8i, ये कितना बनेगा a इनवर्स ही बनेगा इज इक्वल टू 0 ही आएगा। ठीक है, तो मुझे उसकी फॉर्म में लिखना है, तो 8i को उधर ले जाओ, 8i को हम इधर ले आए, तो यहाँ पर कितना बच गया a प्लस 15a इनवर्स। अभी भी कंपेयर अगर हम करें तो यहाँ 4i है, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 बनेगा, ये बन जाएगा 1/2a प्लस 15/2a इनवर्स। ठीक है जी, अब इसको इससे कंपेयर करते हैं। अब जैसे ही आप इसको ऐसे नहीं करा जाएगा, तब जैसे ही बच्चे आप इसको कंपेयर करोगे 4i इज इक्वल टू अल्फ़ा a प्लस बीटा a इनवर्स, तो यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आएगी 1/2, बीटा की वैल्यू आएगी 15/2। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आएगा 1/2 प्लस 15/2 16/2, यानी कि 8 आ गया। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है जी, आई होप ये भी आपको क्लियर है बच्चे, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो ऐसा ही सेम मिलता जुलता क्वेश्चन जो है वो हमने एनसीईआरटी में करा था, बट ये उसके जैसा है, बट वो नहीं क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर देखो बच्चे, यहाँ पर अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू दी हुई है a की वैल्यू, इसको जानबूझ के लिखो 0 - t और 0। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हो tan θ/2 है। अब यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है I2 - a। अगर मैं I2 - a निकालने की कोशिश करूँ, I2 मतलब कितना होगा 1 0 0 1 माइनस a 0 - t और 0, तो ये बच्चे कितना वैल्यू आएगी 1 - 1 यहाँ पर प्लस t, यहाँ माइनस t, यहाँ पर 1, तो ये आ गया जी आपका I2 - a। अब मुझे इसका इन्वर्स निकालना है बच्चे। ठीक है, अगर मुझे इसका इन्वर्स निकालना है, इसको ऐसा करो नाम दो B मैट्रिक्स। ठीक है, जानबूझ के नाम रखा है B मैट्रिक्स। तो B का अगर मुझे इन्वर्स निकालना है, B का इन्वर्स कैसे निकलेगा एडजॉइंट B अपॉन डिटर्मिनेंट। अब B का पहले डिटर्मिनेंट निकालो, B इसका कितना आएगा 1 + t², चेक करो। ठीक है, एडजॉइंट B कैसे निकलेगा वो भी आपको पता है, शॉर्टकट हमें पता है। क्या करना है हमें, इनको रिप्लेस करना है, कर दिया, इनके साइन चेंज करने हैं -t + t, ये भी हो गया एडजॉइंट B, ये एडजॉइंट B भी आ गया। ठीक है, तो B इनवर्स कितना आएगा, वो आएगा जी आपका 1 - t 1, और बाहर कितना आएगा 1/1 + t²। ठीक है जी, तो I2 + a, अब I2 + a को भी कैलकुलेट करते हैं, I2 + a, तो ये कितना है 1 0 0 1, a आपको पता ही है 0 - t और 0, तो कितना बच्चे आएगा ये 1 - t और 1। चलो जी, ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करके देखें, हम तो यहाँ पर वैल्यू फिल करने वाला हूँ। तो I2 + a
I2 माइनस ए का इनवर्स इज इक्वल टू ए माइनस बी, बी और ए, ठीक है। I2 प्लस ए, 1 माइनस टी, टी और 1, ये कितना आएगा, इनवर्स इसका कितना आया, 1/1 प्लस टी स्क्वायर बाहर रखो, 1 माइनस टी, टी और 1, इसको सॉल्व करें, 1/1 प्लस टी स्क्वायर कितना आएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर, ये कितना आएगा, माइनस टी प्लस टी मतलब माइनस टी माइनस 2t, टी प्लस टी मतलब ये भी 2t बनेगा, ये भी 2t बनेगा, वो कितना होगा t 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि ये बन गया 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t/1 प्लस टी स्क्वायर, 2t/1 प्लस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब देखो बच्चे हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। अब आपको बताइए किसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है कॉस थीटा का, ये फॉर्मूला है माइनस साइन थीटा का, ये साइन थीटा का, ये कॉस थीटा का, ए माइनस बी, बी और ए। तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आई है, कॉस थीटा, और बी की वैल्यू कितनी आई है, साइन थीटा। हमसे क्या पूछा उन्होंने, हमसे पूछा 13 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 13 इंटू साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना आएगा, 13 इंटू 1 मतलब 13 बच्चे इसका आंसर है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो इस तरह से बच्चे ये क्वेश्चन भी हमारा जो है वो सॉल्व हो गया, ठीक है। चलें आगे बच्चे, आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 35th क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35th, ठीक है। उसमें क्या है, अब इस डिटर्मिनेंट की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब आपको पता है आइटा को वैसे ही लिख लो, आइटा स्क्वायर कितना होता है -1, आइटा क्यूब कितना होता है माइनस आइटा, आइटा 4 1 होता है, आइटा 6 को क्या लिखोगे, आइटा स्क्वायर की पावर 3, ठीक है। वो कितनी हुई, -1 की पावर 3 -1 ही हुई। आइटा 8 वो 4 का मल्टीपल है, 1 ही आएगा। आइटा की पावर 9, 3 की पावर 3, तो ये बेसिकली आइटा क्यूब कितना होता है माइनस आइटा, तो माइनस आइटा क्यूब अगेन कितना होता है माइनस आइटा, तो इट इज़ प्लस आइटा। आइटा की पावर 4, ये 4 का मल्टीपल है, तो ये 1 ही आएगा। 15 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 की पावर 7 इंटू आइटा, ये -1 माइनस आइटा, इट इज़ माइनस आइटा। तो बच्चे इस तरह से हमने आइटा की वैल्यूज़ जो हैं वो निकालनी है। अगर आपको नहीं याद, मैं लिख देता हूँ आपके लिए, ये होता है इस तरह से, आइटा स्क्वायर होता है -1, आइटा क्यूब होता है माइनस आइटा, आइटा 4 होता है 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें, कितना आएगा यहाँ पर, आइटा -1 प्लस 1 आएगा यहाँ पर, माइनस आइटा माइनस आइटा माइनस आइटा, आगे कितना आएगा 1 प्लस आइटा। आओ इसको सॉल्व करते हैं, आइटा स्क्वायर माइनस आइटा -2 आइटा माइनस आइटा स्क्वायर, ठीक है। आइटा स्क्वायर -1 होता है, ये -3 आइटा बना, ये एक्चुअली -4 आइटा बना है ना, -4 आइटा, अगेन ये -1 होता है, तो कितना आंसर आ गया -4 आइटा, ठीक है। कितना आंसर आया -4 आइटा, ठीक। तो कौन सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलें बच्चे आगे, आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, ये इसका फैक्टर है, तो अदर दूसरे फैक्टर्स हमें ढूंढने हैं। अब ये क्वेश्चन इंक्लूड करने का बच्चे एक पर्पज़ है, ध्यान से देखना, अगर x + 9 इज इक्वल टू 0 इसका फैक्टर है, सबसे पहले इसके डिटर्मिनेंट को फाइंड करते हैं। कितना आएगा, x² - 12, नेक्स्ट कितना आएगा 2x - 14 + 7, कितना आएगा 12 - 7x इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो, x³ -12x -6x + 42 +84 -49x इज इक्वल टू 0। x³ तो 49 और 6 कितना आएगा 55, 55 और 12 कितना आएगा 67, माइनस के 67x, इनको ऐड करो 6 126 इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ पर आपको मैंने बहुत बार बताया है कि क्यूबिक को सॉल्व करने के लिए हम हिट एंड ट्रायल का यूज़ करते हैं, ठीक है। हिट एंड ट्रायल में क्या होता है, हम कोई भी एक वैल्यू x की वैल्यू -1 + 1 -2 + 2 -3 + 3 इनमें आपका आंसर आ जाता है। अब क्योंकि यहाँ पर ये बताया हुआ है कि +9 जो है इसका फैक्टर है, इसका मतलब x + 9 = 0 है, इसका मतलब -9 सेंस क्या लिखेंगे, सेंस x + 9 = 0 इज अ फैक्टर, ये एक फैक्टर है इसका, तो देयरफॉर x = -9। तो -9 जो है इसका रूट है बच्चे, तो -√3 से 9 से हम डिवाइड करेंगे। इसका शॉर्टकट होता है, इसको लॉन्ग डिवीजन से हम नहीं करते, शॉर्टकट से करेंगे। यहाँ पर लिखो 1, इसका कोफिशिएंट कितना है 1, x² का कोफिशिएंट कितना है 0, x का कोफिशिएंट कितना है -67 और कांस्टेंट कितना है 126। इस तरह से हमें करना है। अब इसको क्या करो 1, यहाँ कितना आएगा -9, इनको ऐड करो -9, 9 9 ज़ा 81, इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा 4 आई थिंक 1, ठीक है 14 बना ना, यस 14 बना। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा -126। ये हमेशा यहाँ पर 0 बनना चाहिए। तो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक बन गई x² -9x + 14 = 0। तो ये बच्चे इसका की पॉइंट है, बहुत ध्यान से करना। अगर समझ नहीं आया तो प्लीज़ एक बार वीडियो को दोबारा देख लो, नहीं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं अलग से भी समझा दूंगा, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स बना के देखो, बनेंगे -7x - 2x, तो x - 7 x - 7, तो x - 7 x - 2, तो देख लो कौन कौन से बनेंगे, तो 2 फैक्टर x - 2 x - 7। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी जो है अच्छे से सॉल्व कर लिया। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 37th क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये देखो जी बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। ये MR दिया हुआ है, मैट्रिक्स MR दिया हुआ है, किस तरह से है R R - 1 R - 1 और R, ठीक है। R बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इन्होंने इन सब की वैल्यू जो है बच्चे वो पूछी है। अगर मैं ऑब्वियस सी बात, देखो बच्चे इतने बड़े नंबर हैं, मैंने आपको मैट्रिक्स में भी समझाया था, अगर बहुत सारी चीज़ों की वैल्यू पूछी हो मतलब वहाँ पर कोई सिमेट्री बनेगी। तो यहाँ पर देखो इसकी बात कर रहे हैं वो M1 + M2 + M3 एंड सो ऑन प्लस M2014। इसमें कोई पैटर्न पकड़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 1 फिल करना, ये इतना बनेगा, चेक करो। अगर हम यहाँ पर 2 फिल करें, 2 1 1 2, इसमें 3 2 2 3 एंड सो ऑन। लास्ट में कितना होगा 2014 2013 2013 2014। कुछ इस तरह से पैटर्न बनेगा। ये कितना आएगा इसका डिटरमिनेंट 1, ये कितना आएगा 4 - 1 3, ये कितना आएगा 9 - 4 5। तो इस तरह से करते जाएंगे बच्चे। तो बेसिकली देखा जाए, अब मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा, तो ये एक एपी बन रही है। हमें पूछा क्या, इसका सम पूछा है, तो एपी का हमसे सम पूछा है, तो हम यहाँ पर कुछ नहीं करने वाले। हम आपको पता फॉर्मूला क्या होता है, कितनी टर्म्स हैं 1 से स्टार्ट हो रही हैं 2014 तक। तो इसका फॉर्मूला, सम का फॉर्मूला n/2 2a + n - 1 × d। अब यहाँ पर 2014 टर्म्स हैं, तो 2014/2 2a कितना है यहाँ पर 1, 2014 - 1 d कितना है यहाँ पर 2, ठीक है जी। तो 2014 थोड़ा ढंग से कैलकुलेशन भी ढंग से करेंगे, ठीक है 2। तो यहाँ पर 2 कॉमन निकाल लो बच्चे, 2 कॉमन निकाल लो, अंदर कितना आया 1 + 2013 आ गया है ना, ये कट गया आपस में। तो बेसिकली 2014 का स्क्वायर बन गया। तो ये देखो जी, यस डी ऑप्शन। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन था और हमने एक ट्रिक के साथ इसको बहुत तरीके से सॉल्व भी कर लिया। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिक सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन डिपेंड्स अपॉन। तो बच्चे यूनिक सोल्यूशन के देखो 2020 का क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन है। यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या करते हैं, यूनिक सोल्यूशन के लिए हम मैट्रिक्स लिखते हैं A 1 1 1, ये कितना आएगा 5 - 1 और B, ये 2 3 और -1, ठीक है। वैसे डिपेंड्स अपॉन यूनिक सोल्यूशन के लिए वैसे आपको पता है कि यहाँ पर सिर्फ B आ रहा है बच्चे, A तो आया ही नहीं है।
ए तो आया नहीं होगी, ये तो राइट साइड में है। यूनिक सोल्यूशन के लिए ए डिटर्मिनेंट जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, मतलब बी के ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर इसका आंसर बच्चे आएगा बी ओनली। यहाँ पर बच्चे इसका आंसर कितना आएगा, बी ओनली, क्योंकि बच्चे ऑब्वियसली बात है इसमें बी है, तो बी की वैल्यू गड़बड़ कर सकती है, तो इसलिए बी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, 39th क्वेश्चन की बात करते हैं। 39th क्वेश्चन है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा। देखो 22 में पूछा गया ए स्क्वायर मैट्रिक्स का साइज कितना, देखो ए का साइज है 4x4, ए का डिटर्मिनेंट कितना दिया हुआ है 6, एडजॉइंट 3a, उसका डिटर्मिनेंट है बराबर 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b। तो बेसिकली सबसे पहले तो देखो एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए आपको पता होना चाहिए, अभी हमने फॉर्मूला करा था, ये होता है 3a का डिटर्मिनेंट उसकी पावर n-1 का स्क्वायर। ठीक है, और ये किसके बराबर है, 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b। अब n कितना यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर कितना आएगा 3a उसकी पावर 3 की पावर 2, तो 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b, तो 3 की पावर 9, तो 3a की पावर कितनी बन गई 9, 2 की पावर a 3 की पावर b। अब यहाँ पर a जो है बच्चे वो 4x4 मैट्रिक्स है, तो उसमें से 3 की पावर 4 जो है बाहर आएगी, अंदर a डिटर्मिनेंट है, उसकी होल की पावर कितनी है 4। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो 3 की पावर 4, a डिटर्मिनेंट कितना है 6। अब क्योंकि सब कुछ जो है बच्चे 2 और 3 में ही है, तो मैं इसको भी कन्वर्ट कर रहा हूँ 3 की पावर 4 इंटू 2 इंटू 3। अगर हम देखें तो 3 की पावर 5 बन गया, 2 की पावर 1 बन गया, तो कितना बन गया 3 की पावर 9 5 45 इंटू 2 की पावर 9। इसको कंपेयर करेंगे, विच एम्प्लाइज ए की वैल्यू कितनी आई 9, बी की वैल्यू कितनी आई 45, और मुझे पूछा ए प्लस बी की वैल्यू। 9 + 45 बच्चे होता है 54, तो देख लो जी 54। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इसको ध्यान से करना, आई होप ये आपको क्लियर है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 40th क्वेश्चन की बात करते हैं, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ओके, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका कितना होता है 1 होता है, फैक्टोरियल इसका कितना होता है 2, 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, ये 2 ही होएगा, ये 6 होएगा, ये होता है 2 इंटू 3 इंटू 4 24, ये कितना होगा 6, ये 24, और ये होता है आई थिंक 120। इसको सॉल्व करते हैं बच्चे। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 720 माइनस 24 को अगर 24 से बच्चे करते हैं तो कितना आता है आई थिंक 576 मैंने कर रखा है। ठीक है, मैं कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं कर जाता। -2 कितना आएगा 240 माइनस 144 प्लस 6 कितना बच्चे आएगा 48 माइनस 36। तो ये बच्चे कितना आ गया, यहाँ पर आ गया 4, उधर आ गया 11 4 144 माइनस, अब इसको में से माइनस करेंगे तो आएगा 6। ठीक है, 3 रह गया तो 9, तो यहाँ 96 आएगा, प्लस ये कितना आएगा 12। ठीक है जी, 12 आएगा ना, तो 144 2 6 12 1 इन 18 192 प्लस 72। तो इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 6 और 11 216 माइनस 192, तो कितना आ गया आई थिंक ये आ गया 8 यहाँ पर 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 फैक्टोरियल। इट इज़ बेसिकली सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आपको टाइम वेस्ट करने के लिए वहाँ पर आ सकते हैं। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स एन, देखो कौन कौन से फॉर्मूलाज 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, कौन कौन से फॉर्मूला जो सही हैं, देखो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, मतलब ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पर 1 नहीं है। अगर हम इसको देखें, ये ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट इंटू आई होता है ना बच्चे, इंटू आई होता है। ये भी एक्चुअल में ए डिटर्मिनेंट इंटू आई, ये गलत है ना, थर्ड वाला भी गलत है। अगर हम इसको देखें ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो फर्स्ट एंड फोर्थ, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है बच्चे, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, x-1 इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड XYZX इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, देखो बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पेपर में क्वेश्चन समझ नहीं आता। देखो इसका मतलब क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो इसकी जो शक्ल है वो कैसी होगी, वो होगी जी इस तरह से।
ठीक है, यानी कि x माइनस वाई की वैल्यू या तो 1 आएगी, x प्लस वाई की वैल्यू 0 आएगी, यहाँ से x की वैल्यू माइनस वाई आ गई। तो यहाँ पर पुट करें तो x अगर माइनस वाई है तो -2y इज इक्वल टू 1, तो y कितना आ गया, y बचे कितना आ गया -1/2। इसका मतलब x कितना आ गया 1/2, y कितना आ गया -1/2। पूछा क्या उन्होंने, इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स देन। अब ये एक जो है x y z x एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड इज इक्वल टू 0, यही आएगा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई जेड, एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ पर कितना आएगा 1/4 माइनस 1/2 इंटू जेड, ये आपस में कट कर दो। तो आई थिंक z जो है बच्चे वो कितना आया -1/2, z -1/2 है, x 1/2 है, y -1/2 है। तो ऑब्वियसली बात है वो दोनों नेगेटिव, ए ऑप्शन चेक करो बच्चे, x जो है y और z दोनों से बड़ा है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पेपर में आपको आ सकता है और लेटेस्ट आया 25 में। ये आ जाओ जी नेक्स्ट, ये भी लेटेस्ट क्वेश्चन है 25 का। तो यहाँ पर क्या है, देखो ये बहुत ही अजीब तरीके का क्वेश्चन है, देखो कैसे करना है इसको, कई बच्चों को समझ नहीं आता। फिर बोल रहा हूँ, आप बोलोगे सर बार बार यही बोल रहे हो, यस यही प्रॉब्लम है कि क्वेश्चन आसान होता है बट बच्चे कई बार उसको कंसेप्ट उस टाइम के प्रेशर की वजह से समझ नहीं पाते, इसलिए बोल रहा हूँ प्रैक्टिस करो मैक्सिमम क्वेश्चन, ठीक है। ए साइन थीटा बी कॉस थीटा प्लस सी साइन थीटा कॉस थीटा। देखो सबसे पहले तो मुझे इतना पता है कि मुझे इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना आता है, तो कितना आएगा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा कितना आएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 0। ये दिया हुआ है ए साइन थीटा बी कॉस थीटा प्लस सी साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर। अब यहाँ पर आया माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसमें माइनस कॉमन ले लो, प्लस कॉस थीटा, अंदर कितना बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो कितना आएगा 1 प्लस 0 इज इक्वल टू, यही सेम चीज़ दोबारा रिपीट में लिख लो। ये लो जी, ये लिख ली हमने, ठीक है, यहाँ पर लिख ली। अब यहाँ पर कितना बना, ये भी आपस में कट गया यार, सिर्फ माइनस साइन थीटा बचा इज इक्वल टू, ये दोबारा फिर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, इसका मतलब विच एम्प्लाइज ए कितना आ रहा है -1, बी कितना आ रहा है, यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं ऐसा 0, सी कितना आ रहा है 0। तो उन्होंने वैल्यू क्या पूछी है, a प्लस बी इज इक्वल टू 0, ये गलत है, b प्लस सी इज इक्वल, ये भी गलत है, c प्लस ए इज इक्वल टू 1, ये गलत है, b माइनस ए, 0 में से माइनस करा, ध्यान से करो, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है, डी ऑप्शन, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, 25 में आया हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 44। ये देखो जी, अब एडजॉइंट ए का इन्वर्स हमसे पूछा, एडजॉइंट बच्चे ए का हमसे इन्वर्स पूछा है। अब देखो बच्चे, इसमें एडजॉइंट ए का इन्वर्स पूछा है, वैसे देखा जाए प्रैक्टिकली हमें क्वेश्चन ये करना आता है बट ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा। अब इसको देखो एक शॉर्टकट तरीके से करने की कोशिश करते हैं। देखो आपको इतना तो पता होगा ना, एडजॉइंट ए कितना होता है, एडजॉइंट ए होता है ए इनवर्स, या ऐसा करो ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट, ए इनवर्स इनटू ए डिटर्मिनेंट, इतना तो आपको पता है ना, ठीक है। अब मुझे ये बताओ इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, ए का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं, ए का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं, कॉस अल्फ़ा कितना आएगा, कॉस अल्फ़ा माइनस 0 प्लस साइन अल्फ़ा कितना आएगा, साइन अल्फ़ा माइनस 0, उसके बाद 0 ही है, तो कितना बन गया, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये कितना होता है 1। तो ए डिटर्मिनेंट जो है वो 1 आ गया, यानी कि यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि एडजॉइंट ए जो है ए इनवर्स इंटू 1, मतलब ए इनवर्स के बराबर है, ठीक है। अब अगर मैं दोनों तरफ इन्वर्स ले लूँ, अगर मैं क्योंकि दो एडजॉइंट ए का इन्वर्स पूछा है, दोनों तरफ मैं इन्वर्स ले लूँ, ये क्या बन जाएगा, ये ए ही बन जाएगा। तो इसका आंसर बच्चे कितना आ गया, ए। तो बहुत ही तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा है, अदरवाइज इस पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो सकता है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
ऑब्वियस सी बात है असर्शन रीजन क्या, और आपको पता है असर्शन रीजन के क्वेश्चन में कितनी ऑप्शंस होती हैं, 4। असर्शन ट्रू होता है, रीजन ट्रू होता है, रीजन जो है करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा होता है असर्शन को, या असर्शन ट्रू होता है, रीजन ट्रू होता है, रीजन का कुछ लेना देना नहीं होता असर्शन के साथ। असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, या असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू, ये 4 ऑप्शन आपको आ सकती हैं। इफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन डिटर्मिनेंट शुड बी 0। यस, ये ट्रू है बच्चे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, बच्चे ये तो सही है कि ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। ये बच्चे गलत है, इसमें माइनस का फर्क पड़ सकता है, तो ये यहाँ पर बच्चे क्या है, फॉल्स है। ये यहाँ पर क्या है, ये फॉल्स है, क्योंकि रीजन लिख लो कि ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का, ये सेम है, बट ये जो है ये बराबर नहीं हो सकता, ये बच्चे बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है एक 2x2 मैट्रिक्स है, ए इंटू अर्जॉइंट, अर्जॉइंट ए इंटू अर्जॉइंट ए, अर्जॉइंट इंटू अर्जॉइंट ए बेसिकली। अब बच्चे देखो, अगर हम असर्शन की बात करें, ये फॉर्मूला है हमारे पास, अर्जॉइंट इंटू अर्जॉइंट ऑफ ए, अर्जॉइंट इंटू अर्जॉइंट ऑफ ए कितना होता है, वो होता है बच्चे ए डिटर्मिनेंट की पावर, वो होता है ए डिटर्मिनेंट की पावर n-2 इंटू ए। अब यहाँ पर ए डिटर्मिनेंट, इसका n कितना है, ऑर्डर 2 इंटू ए, वो कितना होगा 0, किसी भी नंबर की वक्त 0 कितनी होती है, 1, तो इसका आंसर ए आ रहा है, तो ये बच्चे यहाँ पर ट्रू है। अगर मैं रीज़न की बात करूँ, अर्जॉइंट ए का डिटर्मिनेंट होता है ए डिटर्मिनेंट की पावर n-1, या वो कितना है 2-1, यानी कि कितना आ गया, ये भी ट्रू है, ये भी बच्चे ट्रू है। बट यहाँ पर इसको प्रूव करने के लिए इसका कुछ यूज़ नहीं हो रहा, आर नॉट करेक्टली एक्सप्लेन ए। ठीक है बच्चे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये देखो 25 में क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर कितना है 3x3, ए डिटर्मिनेंट कितना दिया हुआ है 2। अब सी के बारे में क्या बताया हुआ है कि सी जो है वो को फैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए आई जे है। सी क्या दिया हुआ है, को फैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए आई जे। अब बहुत ही इसको ढंग से करेंगे, ठीक है। सी क्या है, सी क्या है, को फैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, अगर मैं को फैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दूं तो मुझे याद है क्या मिलता है, सर जी आपको मिलता है एडजॉइंट ऑफ ए। क्योंकि सी जो है को फैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए है, सी जो है को फैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए है, को फैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। तो अगर मैं को फैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दूं, आपको याद है कैसे निकालते हैं, तो वो हमें क्या मिलता है, एडजॉइंट ए। अब मुझे क्या निकालना है, सी का डिटरमिनेंट। सी का अगर मैं ट्रांसपोज करूं तो मुझे एडजॉइंट ए मिलता है। अब सी का ट्रांसपोज का मुझे, सो बेसिकली मुझे सी का देखो सी का डिटर्मिनेंट चाहिए। अब ये किसके बराबर है, सी ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के। आपको पता है ए और ए ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट में कोई फर्क नहीं है, तो यहाँ पर एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट ये कितना होता है, एडजॉइंट और ए का डिटर्मिनेंट की पावर 3-1, ए डिटर्मिनेंट की पावर 2, वो कितना दिया हुआ है हमें 2 की पावर 2 कितनी होती है 4। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन और हमने बहुत तरीके से इसको करा है। ठीक है, आई होप इसको समझ में आया कि को फैक्टर मैट्रिक्स ट्रांसपोज करते हैं तो हमें एडजॉइंट ए मिलते हैं। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यही 25 में पूछा गया। देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछा 25 में ये। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है 5 - 8, दैट मीन्स -3। अब ये हमें क्लियरली पता है कि ए का आंसर जो है वो थर्ड है, ए का आंसर थर्ड। यहाँ ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर मैं इसका देखूं डिटर्मिनेंट, अगर ए डिटर्मिनेंट जो है वो -3 है तो ए इनवर्स का कितना होगा -1/3, तो इसका आंसर होगा 1, तो बी का आंसर होगा 1। ये ओके, दोनों में सही आ रहा है। डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a पूछा है, ये होता है 2 का ऑर्डर कितना है 2, तो 2 की पावर 2 बाहर आएगी इंटू ए डिटर्मिनेंट 4 × -3 मतलब -12, तो इसका आंसर -12 आएगा। सी का आंसर सेकंड, तो यस बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। कुछ भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। तो हमारी आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। K इज अ स्केलर मैट्रिक्स, A इज n × n² मैट्रिक्स, देन K A। ऑब्वियस सी बात है बच्चे, ये ट्रू है,
के कांस्टेंट है, कांस्टेंट कितनी पावर बाहर आता है जितना डिटर्मिनेंट का मैट्रिक्स का क्या होता है ऑर्डर। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट of value lambda is multiplied by 5 then the value of new determinant is, देखो बच्चे इसमें ये बोल रहे हैं कि अगर यहाँ पर एक मैट्रिक्स मैंने लिखा है, ठीक है, इस तरह से A B C D E F G H I, अगर एवरी एलिमेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड, मतलब देखो बच्चे बेसिकली अगर ये एक A मैट्रिक्स है तो A डिटर्मिनेंट मान लो यहाँ पर इसका कितना आ रहा है, मान लो इसका डिटर्मिनेंट जो आ रहा है वो M आ रहा है, तो अगर मैं हर एक एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ मतलब 5A का डिटर्मिनेंट कितना होगा, ये 5 जो है 3 पावर में बाहर आएगा इंटू A डिटर्मिनेंट, मतलब ये कितनी होती है 125 इंटू M। तो ये सही लिखा हुआ, ये भी ट्रू है और यही चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन करी गई है। तो R जो है करेक्टली एक्सप्लेन ए। तो इस तरह से बच्चे ये क्वेश्चन भी जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर वीडियो भी हमारी कंप्लीट हो गई। और ट्रस्ट नहीं बच्चे, अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो ना तो आपका कॉन्फिडेंस जरूर बना होगा डिटर्मिनेंट के अंदर, और अगर बना है तो प्लीज़ नीचे प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ना। और प्लीज़ बच्चे अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो में कुछ भी आपको एफर्ट देखें, अगर आपको लग रहा है कि ये जो हमें कंटेंट यूट्यूब पर मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें क्वालिटी है, तो प्लीज़ बच्चे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, क्योंकि आपका लाइक और शेयर ही मेरे लिए मोटिवेशन है, ताकि हम सब उन बच्चों तक पहुंच पाएँ जो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर तैयारी करना चाहते हैं। बाकी बच्चे इसी तरह से लगे रहना, मिलेंगे इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय मेरे टॉपर्स।